हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स हेल्थ टॉपिक को, स्वास्थ्य को, जो कि आपके यूनिट नंबर 3 है। मैं आपको इससे पहले होम मैनेजमेंट पूरा करा चुकी हूँ, एक्सटेंशन एजुकेशन करा चुकी हूँ। कुछ टॉपिक्स बचते हैं, वो मैराथन्स के बाद मैं आपको रेगुलर देती रहूंगी, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं। आज हम हेल्थ टॉपिक की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूरी एक यूनिट है, ये आपको ये सिखाती है कि किस तरीके से आप व्यक्तिगत स्वच्छता है, सामुदायिक स्वच्छता है, पर्यावरण स्वच्छता है रख सकते हैं। किस तरीके से आप पर्यावरण का निम्नीकरण, मतलब पर्यावरण में जो आपके प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, इसको कैसे आप रोक सकते हैं, किस तरीके से अपने पर्यावरण को आप स्वच्छ बना सकते हैं। क्योंकि यदि पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी आप स्वच्छ होंगे। ठीक है, ये जो विषय है या ये जो यूनिट है, ये आपको प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के बारे में सिखाती है। यह आपको जो है प्राइमरी एड्स के बारे में सिखाती है। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन के बारे में ज्ञान देती है कि यदि किस तरीके से किसी को भी अगर कोई चोट लग जाती है या कोई घायल हो जाता है या किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप प्राथमिक चिकित्सक हैं तो तुरंत आप उसको कैसे उपचार दे सकते हैं। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की पट्टियों के बारे में पढ़ते हैं, जल से, वायु से होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण का निम्नीकरण पढ़ते हैं कि पर्यावरण अगर निम्न हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है तो हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। एंड अब पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन की बात करते हैं कि स्वयं को हम कैसे स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये जो यूनिट है स्वास्थ्य, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, साथ ही साथ आपकी सोशल हेल्थ। आप फिजिकली हेल्दी तब हैं जब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हैं। अगर इनमें से तीनों में से आप में कोई भी स्वस्थ, मतलब आप किसी भी तरीके से बीमार हैं, आप मान लीजिए मानसिक रोगी हैं या समाज में आपका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ होता है। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वयं के साथ साथ हमें हमारे घर को स्वच्छ रखना चाहिए। घर के बाद हमारा समाज आता है। समाज, जिस समुदाय में, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, हमें उसको स्वच्छ रखना चाहिए। जिस देश के हम निवासी हैं, हमें उस देश को स्वच्छ रखना चाहिए और हमारे आसपास के पर्यावरण, वातावरण को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो यही ये यूनिट आपको बताएगी। और इस यूनिट में हम आज मैराथन क्लास लेने जा रहे हैं स्टूडेंट। मैं फर्स्ट टाइम हेल्थ के ऊपर जो है मैराथन दूंगी आपको। ये क्लास भी आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। आज है आपका क्लास नंबर 1, इसके बाद आपको मिलेगा क्लास नंबर 2। तो सभी स्टूडेंट जो है वो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव चैट में मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। इसके अलावा डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपको हेल्थ जो शब्द है, हेल्थ है या आप इसको हाइजीन भी बोलते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन आप पढ़ते हैं। स्वच्छता शब्द जो है ये लिया कहाँ से गया है जब हम हेल्थ की बात करते हैं। ये प्रश्न आपसे लास्ट ईयर 2021 में पूछा गया था कि जो स्वच्छता शब्द है या हाइजीन शब्द है, हाइजिया जो है, ये आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है और ये ग्रीक भाषा के शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी या फिर ग्रीक की देवी, स्वास्थ्य की देवी। स्वास्थ्य की देवी अर्थात स्वच्छता शब्द जो है वो आपके स्वास्थ्य चिकित्सा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये स्वास्थ्य की देवी का ही पिक्चर है, जिनका नाम है हाइजिया। हाइजिया का अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी या इनको आप ग्रीक की देवी भी बोलते हैं। क्लियर है। ये प्रश्न आपसे जो है लास्ट ईयर पूछा गया था कि जो हाइजीन है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है ग्रीक की देवी या स्वच्छता की देवी। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, जो कि सबसे फेमस डेफिनेशन है आपके WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। आप सब मुझे बताइए उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। वो बात करते हैं कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण में पूर्ण आस्था है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके WHO की है। वो पूरे आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में विश्वास रखते हैं। और ये मैंने भी आपको बताया, यदि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आप स्वस्थ हैं तभी आप अपने आप को हेल्दी पर्सन बोलेंगे, अदरवाइज आप हेल्दी नहीं है। ये क्या होती है शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता, इसकी बात हम आगे करेंगे। अरस्तु क्या कहते हैं, स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो इस तरीके से 2-3 डेफिनेशंस हैं, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। WHO की है आपके, इसके अलावा अरस्तु की है, एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी की है,
कि स्वास्थ्य शरीर, मन और आत्मा, स्वस्थता और निरोगिता की अवस्था है। विशेषकर आप शारीरिक रोग और पीड़ा के अभाव की अवस्था है, मतलब आपके अंदर कोई किसी प्रकार का शारीरिक रोग ना हो, किसी भी पीड़ा से आप ग्रसित ना हो, तब आप क्या बोलेंगे? अपने आप को स्वस्थ बोलेंगे। ये बात आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है। तो डेफिनेशन तो आपके पास होंगी ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्थ का मीनिंग भी आपने समझ लिया। अब हम चलेंगे हेल्थ में आगे, जहां पर हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की। स्टूडेंट, डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस ऑफ हेल्थ का मतलब होता है कि हेल्थ आपके किस किस क्षेत्र, किस किस एरिया से आपसे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से स्वास्थ्य आपसे जुड़ा हुआ है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो देखिए क्या डायमेंशंस है आपकी हेल्थ की। हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ की बात करता है, मतलब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। इसके अलावा स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आपका आध्यात्म, आप क्या देखते हैं, आपकी फिलॉसफी क्या है लाइफ की, आप आतंकवादी हैं या आप अपने देशभक्त हैं, इसको हम फिलॉसफी बोल सकते हैं। आपकी सोच क्या है, ठीक है। यहाँ पे धर्म की बात, स्पिरिचुअल की बात, आध्यात्म से ये मतलब नहीं है कि आप वर्शिप क्या है, मतलब आपकी पूजा क्या है, आप किसको मानते हैं, आप किस पर विश्वास रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल, ठीक है। इसके अलावा सोशल, आप सामाजिक रूप से कितना स्वस्थ हैं, आप मानसिक रूप से कितना स्वस्थ हैं, और आप इमोशनल रूप से। तो अर्थात जो आपके स्वास्थ्य है वो इन क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति के सर्वांगीण स्वास्थ्य की बात करता है हेल्थ जो है। तो ये डायमेंशंस है, या आप बोल सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ। आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ कब है? जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हैं, आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं, और आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तब आप क्या हैं? स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो पहले फिजिकल हेल्थ क्या होती है? शारीरिक हेल्थ मतलब क्या होती है कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आपका शरीर जो है आपकी उम्र के हिसाब है, ऐसा नहीं कि आपकी उम्र कम है लेकिन आप लग ज्यादा के रहे हैं, ठीक है। आपके बालों में चमक हो, आपकी आंखों में चमक हो, आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, आपका शरीर, आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, इट मीन्स आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ मतलब आपका मन, आपके विचार, आपकी सोच, आपका तर्क, आपका वितर्क आपको स्वस्थ बनाता है। आप बहस नहीं कर रहे, आप लड़ नहीं रहे, आप दूसरों की बात को सुन रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, दूसरों के ऊपर घमंड नहीं झाड़ रहे। ये सब आपकी मानसिक स्वस्थता को बताता है कि आप मानसिक रूप से स्वच्छ हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को ऊंचा दिखाता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, तो ये उसकी मानसिक स्वच्छता नहीं है, ये मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है। इमोशनल, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ मतलब आपको आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। ये नहीं कहीं भी आप रोने लग गए, ये नहीं कहीं भी बिना किसी बात के आप हंसने लग गए, कैसे, क्या, कब, कहाँ, कितना बोलना है, इस पर आपको कंट्रोल है। आपको अपने संवेगों के ऊपर कंट्रोल है, आप अपने संवेगों का ध्यान से, सही से जो है उसका यूज कर पाते हैं, तो इसका मतलब आप संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ हैं। ये नहीं जरा सा आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने उसको गाली बक दी, उसके थप्पड़ मार दिया, आप गुस्सा हो गए, इट मीन्स आप इमोशनली हेल्दी नहीं है। स्पिरिचुअल मतलब वही चीज, आध्यात्म, आपकी सोच क्या है, आप किस सोच को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो आपके आध्यात्म से जुड़ती है। और सामाजिक, आपका समाज में कैसा संबंध है, आप कितने व्यवहारिक हैं समाज के लोगों के साथ, समाज के कल्याण के लिए आप कितना काम करते हैं, समाज के भले के लिए आप कितना सोचते हैं। ऐसा तो नहीं करते आप कि खुद को साफ रखते हैं, घर को साफ रखते हैं, बाहर सड़क पे जाकर थूकते हैं, ये सड़क पे जाकर के कूड़ा फेंकते हैं, तो आप सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जिस तरह से हम स्वयं को स्वच्छ रखेंगे, हमारे घर को स्वच्छ रखेंगे, वैसे ही हमें हमारे समाज को भी स्वच्छ रखना है। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ आपके अगर आप इन सभी रूप से स्वच्छ हैं तो आप हेल्दी पर्सन हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, देयर आर, कभी कभी आपको 6 डायमेंशंस मिलेंगी हेल्थ की, कभी कभी आपको 8 डायमेंशंस मिलेंगी हेल्थ की, ठीक है। 8 डायमेंशंस भी होती हैं, 6 भी होती हैं। 6 की हम बात कर चुके हैं। सोशल, फिजिकल मतलब आप शारीरिक रूप से, शारीरिक गठन आपका अच्छा है। इंटेलेक्चुअल, वही बात, आपकी सोच, आपकी वर्शिप, आपकी पूजा से मतलब है आपके दर्शन क्या है, आपका फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, आप जिंदगी को किस प्रकार से देखते हैं, उसी को हम आध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, ठीक है। फिजिकल मतलब आप हेल्दी हैं, आप व्यायाम करते हैं, आप रोज सुबह सही से उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं। इसके अलावा इमोशनल, आप संवेगात्मक रूप से स्वच्छ हैं। आप इन्वायरमेंटल मतलब अपने पर्यावरण को भी आप स्वच्छ रखते हैं, अर्थात आपकी सामाजिक। और स्पिरिचुअल आपके हो ही चुका है, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ये एक ही चीजें हैं। 8 डायमेंशंस में क्या आ जाता है, सिमिलर है आपके
फाइनेंशियल एंड ऑक्यूपेशनल इसमें आता है। फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशनल मतलब आप स्वयं जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं या नहीं है। पता चला आप जो कार्य कर रहे हैं, आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो व्यवसाय है, उससे आप खुश नहीं हैं, ठीक है, आप कुंठित हो रहे हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आप कैसे स्वस्थ हो पाएंगे? ना तो आप फिजिकली स्वस्थ हो पाएंगे, ना आप मेंटली स्वस्थ हो पाएंगे। तो इट मीन्स जो आपका व्यवसाय है, जो ऑक्यूपेशन है एंड आपका फिनांस, आपका जो आर्थिक स्तर है वो भी आपका सही होना चाहिए। आर्थिक स्तर सही होगा तो आप स्वच्छ भोजन ले पाएंगे, स्वच्छता को अपना पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हमें हेल्दी फूड लेना है तो उससे हम मतलब हमारे लिए वो कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 8 डायमेंशंस में 2 चीज़ें और जोड़ दी जाती हैं कि आपका जो आर्थिक स्थिति है वो भी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। कहने का मतलब है इस प्रकार होनी चाहिए कि आप अपने परिवार को और खुद को भी स्वच्छ रख सकें। इसके अलावा आप जिस भी व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय से आप खुश हो, संतुष्ट हो, तभी आप अपने आप को स्वस्थ व्यक्ति, स्वच्छ व्यक्ति कह पाएंगे। अर्थात इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक स्वच्छ व्यक्ति वह है जो पूर्ण रूप से, सर्वांगीण रूप से स्वस्थ है। सर्वांगीण रूप से अर्थात वो फिजिकली भी फिट है, वो मेंटली भी फिट है, वो इमोशनली भी फिट है, वो सोशली भी फिट है, वो अपने ऑक्यूपेशनली भी फिट है, वो फाइनेंशियली भी फिट है। तब हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति एंड स्पिरिचुअली मतलब उसके अध्यात्म, उसकी सोच, उसका दर्शन भी सही है। तब वो व्यक्ति क्या है? आपके हेल्दी है। केवल और केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही आप स्वच्छता को नहीं बोलेंगे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तो आपके WHO भी बोलता है कि इन तीनों तरीके से आपको स्वच्छ होना चाहिए, तभी आप स्वच्छ व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था कि पर्यावरण स्वच्छता का जो शब्द है वो बदल के उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो पर्यावरण स्वास्थ्य कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पर्यावरण स्वास्थ्य। जब हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपको इतनी चीज समझ में आई, डायमेंशन समझ में आई हेल्थ की, मतलब हेल्थ हमारी किन किन डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, क्या क्या इसके डोमेन्स हो सकते हैं, आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम। अब जो आपने डायमेंशंस पढ़ी उसमें कुछ आपको आंतरिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं, कुछ आपको बाह्य रूप से स्वस्थ बनाती हैं। जैसे आंतरिक रूप से आपकी फिजिकल हेल्थ आपके अंदर से है, फिजिकली आप अंदर से फिट होने चाहिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करे, आपका वस्कुलर हार्ट सिस्टम जो है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करे, आपका उत्सर्जन आपको समय पे जो है यूरिन हो रहा हो, समय पे आपको स्टूल पास आउट हो रहा हो, सुबह उठें तो आप अपने आप को फ्रेश हेल्दी करें, वो आप अंदर से, ठीक है, आपका आंतरिक है। शारीरिक मतलब आंतरिक रूप से आप स्वस्थ हो, साथ साथ बाह्य रूप से भी आपका शरीर भी देखने में सुडौल, गठित, अच्छा हो। ठीक। इमोशनल मतलब वही बात आती है, संवेगों पे आपके नियंत्रण हो, जरा जैसी बात पे रोने ना लग जाए आप, जरा ऐसी बात पे आपको क्रोध ना आने लग जाए, तो इसका मतलब इमोशनल इंस्टेबिलिटी है आपके अंदर, तो आप इमोशनली भी हेल्दी होना चाहिए। इसके अलावा मेंटल वेल्थ मतलब वही बात अरस्तु वाली कि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन का निवास होगा। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होगी तो हमारा मन कैसे स्वस्थ होगा। हम लोग को जुकाम हो जाता है तो पढ़ने का मन नहीं करता। मैं खुद क्लासेस नहीं लेती कि भाई आज मेरी जो है हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मेरा मन काम ही नहीं कर रहा है, मेरे साइनस हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है सिर में इतना ज़्यादा कि मेरा मेंटल वर्क, मेरा चाहते हुए भी मैं मेंटली वर्क नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा आपका स्पिरिचुअल मतलब आपकी वही दर्शन, आपके वर्शिप, आपकी पूजा आपको अंदर से जो है सकारात्मकता प्रदान करती है। क्लियर है। एक्सटर्नल क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंट, आपका पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं है, आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका शारीरिक शरीर स्वस्थ है, आप संवेगात्मक भी अच्छे हो, आपका जो है मेंटल भी वर्क अच्छा है, आपकी सोच भी अच्छी है, लेकिन पता चला बाहर तो पॉल्यूशन है, धुआं है, गंदगी है, घुट रहा है, महक रहा है, बदबू दे रहा है, पानी सड़ रहा है, तो ये सब क्या है? अगर पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं है, हम खुद कितना भी स्वच्छ हो लें, कितना भी स्वस्थ हो लें, जब पर्यावरण का स्वास्थ्य नहीं है तो हम बेकार हैं। ठीक है। इसके अलावा समाज, आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को बक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूड़ा फेंक रहे हैं, एक दूसरे के दरवाजे पर लड़ रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। ऐसा समाज तो स्वस्थ नहीं माना जाएगा ना, जहां लोग जरा जरा सी बात पे लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़े ले रहे हैं, ईटा पत्थरबाजी कर रहे हैं,
तो ये तो गलत है। हम तो स्वस्थ है लेकिन हमारा समाज स्वस्थ नहीं है। तो सामाजिक ये बाहर रूप से आपको प्रेरित करते हैं, आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं। तो आपका वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए, प्लस जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज के लोगों के अंदर समन्वय होना चाहिए। वो सामाजिक जो है आपका समाज जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, है ना, लोग एक दूसरे की भावनाओं का कदर करें। इसके अलावा फाइनेंशियल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत वेलबींग हो, अर्थात इतना हो कि आप अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन वस्त्र मकान, वो अच्छे से फुलफिल कर पाए। जो व्यक्ति बेचारा भोजन के लिए पैसे नहीं जुटा पाता है, जो पहनने के लिए कपड़े नहीं ला पाता है, वो कैसे स्वस्थ हो पाएगा? वो बेचारा इसी बात में परेशान होता रहेगा, उसका मेंटल इसी में लगा रहेगा कि मैं कैसे अपने बच्चों को खिलाऊं, कैसे अपने बच्चों को कपड़ा पहनाऊं या कैसे खुद पहनूं, तो वो स्वस्थ कैसे हुआ? तो अर्थात हमारी जो फाइनेंशियल है, जो हमारी कंडीशन है, आर्थिक स्थिति इतनी होनी चाहिए कि हम अच्छे से जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है अर्थात उसकी तो पूर्ति हम अच्छे से कर पाए, तो हम उसको बोलते हैं फाइनेंशियली आपके हेल्दी होना। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल मतलब जिस भी व्यवसाय से आप जुड़े हैं, अगर एक गोलगप्पे खिलाने वाला गोलगप्पे खिला करके खुश है, ठीक है, तो वो खुद भी स्वस्थ रह सकता है और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोलगप्पे खिला रहा है तो वो गरीब है या वो खराब है, बल्कि वो तो हमसे ज्यादा पैसे कमाता है, ठीक है। वो एक दिन की दिहाड़ी में 4 घंटे के लिए ठेला लगाता है, हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा है यहाँ नोएडा वगैरह में, और पता नहीं कितना कमा के ले जाता है। तो उसको अपने व्यवसाय से संतुष्टि हो, खुशी हो, या जिस भी व्यवसाय में आप हैं उससे आप खुश होने चाहिए, तब आप अपने आप को क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन बोलेंगे। तो जो आपको आंतरिक रूप से प्रभाव डालते हैं, आपका शारीरिक, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका संवेगात्मक स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक, आपका ये चारों चीजें आपको आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं। बाह्य रूप से आपके स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव डालता है? आपका समाज, आपका व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका पर्यावरण। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स आप सभी को? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी इश्यू तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबको इतना क्लियर है? हेल्थ का मीनिंग समझ में आ गया? हेल्थ क्या है? हेल्थ शब्द आपके ग्रीक भाषा के शब्द हाइजीन से लिया गया है, हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी या स्वास्थ्य की देवी, ठीक है। इसके अलावा हमने उसके डेफिनेशंस के बारे में बात करी, उसकी डायमेंशंस के बारे में बात करी, हमें आंतरिक रूप से हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या चीजें प्रभाव डालती हैं, बाह्य रूप से क्या क्या चीजें हमें प्रभावित कर सकती हैं, आपने इसकी बात करी। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता की। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? पर्सनल हाइजीन आप किसे बोलेंगे? पर्सनल हाइजीन अर्थात आपके ऊर्जापूर्ण हो, आप सतर्क हो, आपका वजन आपकी आयु, आपकी लंबाई के समान हो, आंखें तेज हो, चमकदार हो, त्वचा साफ हो, सुंदर हो, प्राकृतिक रंग रूप हो आपके बालों का, ठीक है, शरीर से आपके दुर्गंध नहीं आती, आपका पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी अंदर तंत्र हैं शरीर के, वो सब सही से काम कर रहे हैं और आपको अच्छी नींद आती हो, तब आप क्या बोलेंगे कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ हैं। देखिए जैसे ये सब बने हुए हैं आपके, इसमें आपको समझ में आएगा। ये देखिए, शौच के लिए आप शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं कि खुले में जा रहे हैं। खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, प्रतिदिन दांतों की सफाई करें, प्रतिदिन साबुन से स्नान करें, धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहने। अब जरूरी नहीं है कि हम घर में भी प्रेस किए हुए कपड़े पहने, लेकिन हाँ साफ कपड़े पहने, ठीक है। प्रतिदिन बालों में कंघी करें, सप्ताह में एक बार नाखून को काटें, छींक आने पर रुमाल का उपयोग करें, थूकने के लिए थूकदान या वॉश बेसिन का प्रयोग करें। इसके अलावा ये सब आप देख रहे हैं, रोज नहाएं, रोज अपने आप को स्वस्थ रखें, तब हम अपनी पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता का संबंध आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य से है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? इसमें तो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ में आ रही हो। आज मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है टॉपिक पढ़ाने में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों को ये चीजें बताई जाती हैं कि बेटा नाखून काटो, हमें रोज ब्रश करना चाहिए, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, है ना। तो छोटे छोटे केजी क्लास के, फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है जब पर्सनल हाइजीन की बात हो रही है। और ये इतनी क्यूट क्यूट से पिक्चर्स देख के तो बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सभी को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पता ही है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करेंगे स्वच्छता के नियम के। स्टूडेंट, रूल्स होते हैं कुछ आपके। क्या रूल्स हो सकते हैं आपकी स्वच्छता के? भाई सबसे पहला रूल तो आपके यही होता है कि आप नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से तो पहले भी सबसे पहले है आपके कि आप डेली टाइम पर उठे। अर्ली वेल्थ, अर्ली टू मॉर्निंग, अर्ली टू राइज, है ना। ये वाली सबने पोएम सुनी हुई है। तो ये देखिए, ये जो बने हैं आपको आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं बताऊंगी ही। पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये नहीं 11 बज गया 12 बज गया हम सोए पड़े हैं। हालांकि मैं मानती हूँ
कि जो ये लोग होते हैं, वर्किंग होते हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, उनके लिए बहुत इशू हो जाते हैं। जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, उनकी पूरी रात की नाइट शिफ्ट होती है, सुबह मॉर्निंग तक 6 बजे तक वो लोग काम करते हैं, तो फिर उनका तो रूटीन ही चेंज हो जाता है। जब उनका रूटीन चेंज होता है तो उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल नियम है स्वच्छता के, यदि आप डेली रूटीन लाइफ, जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो अर्ली टू मॉर्निंग है ना, आप सुबह जल्दी उठें, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, जो भी आपकी कविता है उसको आपको पता ही है। इसके अलावा आप नियमित व्यायाम करिए, नियमित टहलने जाइए, नियमित व्यायाम करिए, योगा कीजिए, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। जैसे कुछ बच्चे बोलते भी हैं कि मैम मैं एकाग्र नहीं हो पाती, मैं पढ़ नहीं पाती, मेरा ध्यान भटकता है, मुझे नींद आती है, उसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ताकत होती है इसमें। हालांकि मैं खुद नहीं करती मेडिटेशन, मुझे बहुत कोशिश करती हूँ मेडिटेशन करने की, लेकिन मुश्किल से 5 या 7 मिनट में मेडिटेशन कर पाती हूँ। ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाती, मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। और योगा करना चाहिए, तो इसके लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ और आपके बैडमिंटन खेलती हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब आपके व्यायाम है, लेकिन मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे आपके दिमाग में एकाग्रता उत्पन्न होती है, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अच्छे से। इसके अलावा वही चीज है, आप हेल्दी डाइट लीजिए, संतुलित भोजन लीजिए, ठीक है, संतुलित और पौष्टिक और शुद्ध भोजन करना। आपको हमेशा पता है, जब भी हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करते हैं या स्वच्छता के नियम की बात करते हैं, तो सबसे पहला नियम तो यही है कि आप नियमित समय पर उठें, प्रतिदिन व्यायाम करें। इसके अलावा क्या करें? संतुलित भोजन को ग्रहण करें, शुद्ध वायु और शुद्ध जल का सेवन करें, प्रतिदिन स्नान करें। इसके अलावा आप क्या करें? अधिक मिर्च मसाले भोज्य पदार्थों का त्याग करें, ठीक है, सदैव प्रसन्न रहें, पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त विश्राम लें, और क्या करें? अच्छी आदतें डालें। और जो भी मादक पदार्थ हैं, जो भी आपके अल्कोहल हैं, ड्रग्स हैं, जो भी कुछ हैं, इन सब चीजों का यूज ना करें। देखिए ये लिखा हुआ है, मादक पदार्थों का सेवन ना करें। मादक पदार्थों में आपके चाय भी आ जाती है, लेकिन चाय डायरेक्टली अल्कोहल नहीं है, बट चाय एक ऐसा, चाय और कॉफी ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं, स्फूर्ति दे देते हैं। तो थोड़ी बहुत चाय पीना ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत गलत हैबिट होती है कि उनको हर 2 घंटे के बाद चाहिए, भर भर ग्लास चाय चाहिए, आधा आधा, मतलब कब वो उनको हर 2 घंटे के बाद चाय चाहिए, वो गलत होता है, ठीक है। आपने सुबह चाय पी ली, अब शाम को चाय पीजिए, आपको नुकसान नहीं देगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक तरीके से स्फूर्ति आ जाती है आपके शरीर में चाय और कॉफी पीने से, लेकिन उसे भी लिमिट में पीना चाहिए। बट जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, तभी हम स्वच्छता के नियमों का पालन करते हैं। समझ में आ गया आपको? घरेलू स्वच्छता, भोजन स्वच्छता, इसके अलावा नियमित नींद, आराम, प्रतिदिन व्यायाम, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, धूम्रपान, मदिरापान, नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। ये सब क्या है आपके स्टूडेंट्स? ये सब हैं आपके स्वच्छता के नियम, रूल्स ऑफ हेल्थ। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? रूल्स ऑफ हाइजीन या रूल्स ऑफ हेल्थ आपको समझ में आ गए? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे गृह स्वच्छता एवं संवातन की। जब हम खुद स्वस्थ हैं तभी तो हम अपने घर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो गृह स्वच्छता ये बहुत जरूरी है कि हम अपने घर को भी क्लीन करें, अर्थात जिस भी जगह पर हम रह रहे हैं, हम एक कमरा लेकर भी अगर मान लीजिए रेंट पर रह रहे हैं या हम फ्लैट लेकर के रेंट पर रह रहे हैं, तो हम उसे भी साफ करें, हमारे घर को भी हम क्लीन करें। इसको हम बोलते हैं गृह स्वच्छता। और संवातन क्या है? वेंटिलेशन। उसकी बात मैं आगे बताऊंगी आपको कि वो क्या होती है। तो गृह स्वच्छता से क्या होता है? घर को गंदगी से मुक्त रखना ही आपके गृह स्वच्छता कहलाता है, ठीक है। घर को गंदगी से मुक्त रखना ही आपके गृह स्वच्छता कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। गृह स्वच्छता से होता क्या है? जब आप घर को साफ रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका घर स्वस्थ रहता है, वो आपके जीवन स्तर को उन्नत बनाती है। इसके अलावा घर सुंदर लगता है, घर आकर्षित लगता है, आपका गृह सज्जा में सहायता मिलती है आपको। इसके अलावा जो भी जीवाणु हैं वो पनपने नहीं पाते हैं, लाइक जैसे कॉकरोच नहीं हो पाते अगर आप घर को सफाई करते हैं। कॉकरोच वगैरह हो गए हैं तो आप पेस्ट कंट्रोल करा सकते हैं। इसके अलावा क्या नहीं हो सकता है? मकड़ी के जाले वगैरह लग गए हैं तो उसकी सफाई हमें करनी चाहिए। ये सब आपके गृह स्वच्छता के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्वच्छता के निम्नलिखित महत्व या लाभ हैं किसके? गृह स्वच्छता के। घर को हमें क्यों साफ करना चाहिए, घर को साफ करने का महत्व क्या है और इससे हमें लाभ क्या मिलता है? क्या लाभ मिलता है? घर की सफाई से व्यक्ति स्वस्थ,
प्रसन्न उत्साहित रहता है। बिल्कुल, अगर हमारा घर साफ सुथरा है, हम जिस जगह पर सोते हैं, हमारा बेड बिल्कुल मेंटेन है, हमारा सोफा जहां हम बैठते हैं, जहां हम खाना खाते हैं, जहां हम खाना बनाते हैं, ये सब आपका जो है एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। तो हमारा मतलब है हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं। ये कारक व्यक्ति की व्यवसायिक सफलता में भी सहायक होते हैं। साफ सुथरे घर की सभी आगंतुक प्रशंसा करते हैं। आपके घर में कोई भी आता है और अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं है तो वो भी थोड़ी देर नहीं बैठ पाता है, लेकिन अगर आपका घर साफ सुथरा है, क्लीन है, तो उसे भी अच्छा लगता है। घर को अच्छे से डेकोरेट करना भी घर स्वच्छता में ही आता है। लेकिन आपने जो भी डेकोरेशन करी है उसको डस्टिंग करनी चाहिए डेली। हम लोग पढ़ते हैं ना, डस्टिंग तो सभी लोग करते हैं, धूल झाड़ते हैं, चाहे जो भी सामान रखा हो उसे डेली साफ करना चाहिए। सुबह उठ के थोड़ा टाइम अपने घर को देना चाहिए, देन फिर झाड़ू पोछा करना चाहिए। आगे, घर की सफाई सुचारू गृह व्यवस्था में आपके सहायक होती है। घर की सफाई से घर के आकर्षण में भी वृद्धि होती है। घर की सफाई वहां के रहने वालों के जीवन स्तर को भी उन्नत बनाती है। यदि आपका घर सुंदर है, स्वच्छ है, तो आपके जीवन का स्तर भी स्वच्छ है, सुंदर है। आपका घर स्वस्थ है तो आप पर्सनली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो। क्लियर? इसके अलावा घर की स्वच्छता, घर की सफाई घर की सजावट में भी सहायक होती है। घर की सफाई के अभाव में घर की सजावट हो ही नहीं सकती। अगर आप घर को साफ नहीं रखेंगे, आप सजावट भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने सजावट कर ली है, बढ़िया बढ़िया फ्लावर पॉट्स लगाए हैं, पेंटिंग्स लगाई हैं, लेकिन उस पर जाले लटक रहे हैं, धूल पड़ी पड़ी है, तो आपका घर साफ नहीं लगेगा, बल्कि वो सजावट आपकी गंदी और भद्दी लगेगी। आगे, घर की सफाई घर में जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। वास्तव में विभिन्न रोगों के जीवाणु आपके गंदगी में ही पनपते हैं। ये कोई छोटी बताने वाली बात नहीं है। आप सब बड़े बच्चे हो, केजी के बच्चे नहीं हो जो मैं आपको बताऊं कि भाई अपने घर को साफ रखो, है ना। आपको सबको पता है कि कीटाणु आपके घर में पनपते हैं। आपको फ्रिज की सफाई करनी चाहिए, आपको अपने घर की सफाई करनी चाहिए, आपको अपने किचन एरिया की सफाई करनी चाहिए, डाइनिंग एरिया की सफाई करनी चाहिए, आपको अपने बेडरूम की सफाई करनी चाहिए। ये सब आपकी क्या है? घर की स्वच्छता है। घर की सफाई घर में रहने वालों के स्वास्थ्य में भी सहायक होती है। साफ सुथरे घर में व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, घरेलू सफाई के प्रकार होते हैं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई घरेलू सफाई के क्या क्या प्रकार हैं, तो बता दीजिए। एक तो डेली क्लीनिंग होती है, दैनिक सफाई। दैनिक सफाई क्या होती है? दैनिक सफाई किसे बोलेंगे आप? डेली झाड़ू पोछा करना, है ना। डेली आपको डस्टिंग करनी होती है। डेली आपको अपना जो रूम है, अपना जो पूरा घर है, उसमें आप डेली झाड़ू मारते हैं, डेली पोछा करते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? दैनिक स्वच्छता। या और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं कि भाई अपना बिस्तर ठीक करना, जिसपे आप सो रहे हो, बिस्तर ठीक करना। इसके अलावा साग सब्जी को धुलना, उसके छिलकों को कूड़ेदान में डालना, और आपके रसोई घर में साफ करना, रसोई घर की जो आपके किचन एरिया है जहाँ पे आप खाना बनाते हो, स्लैब को साफ करना, बर्तनों को साफ करना, कपड़ों को धोना, ये सब आपके डेली रूटीन वर्क है या डेली स्वच्छता है। क्लियर है? अपना टॉयलेट साफ करना डेली, तो ये सब क्या है? ये सब दैनिक सफाई के एग्जाम्पल्स है। कुछ सफाई वीकली होती है, मतलब सप्ताह में की जाती है। तो वीकली क्लीनिंग के अंदर क्या किया जाएगा, जिसको आप बोलते हैं साप्ताहिक सफाई। जैसे दरवाजे खिड़कियों के जालों को साफ करना सबसे बढ़िया होता है। हर हफ्ते में हमें क्या करना चाहिए? अपने पूरे घर के जालों को साफ करना चाहिए। जो दरी बिछी है, अगर आपके घर में कालीन बिछा है तो इसको भी धूप दिखानी चाहिए। तकिया आपकी जो बेडशीट है, पिलो कवर्स हैं, इनको हर हफ्ते चेंज करना चाहिए। हर हफ्ते अपनी बेडशीट को धुलना चाहिए और दूसरी बेडशीट उस पर बिछानी चाहिए। और इसके अलावा आपको अपनी अलमीरा है, आपका भंडार गृह है, इसकी वस्तुओं को व्यवस्थित करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यदि कोई कपड़ा आपका फटा है, कुछ ऐसा हो गया है, तो उसको आप एक हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि कौन से हमारे दैनिक स्वच्छता में है, कौन से हमारे मासिक स्वच्छता में है। इसके अलावा मासिक स्वच्छता क्या होती है? मंथली क्लीनिंग। कुछ सफाई ऐसी होती है जो हम मंथ में करते हैं। जैसे कौन कौन सी सफाई हम मंथ में करते हैं? एग्जाम्पल दीजिए, आप लोग भी दीजिए फटाफट से। मैं आपको डेली क्लीनिंग की बात कर चुकी हूँ, वीकली क्लीनिंग की बात कर चुकी हूँ, मंथली क्लीनिंग के एग्जाम्पल्स दो फटाफट से। हाँ, मासिक स्वच्छता में हम क्या कर सकते हैं? जो हम डेली नहीं कर सकते, वीक में नहीं कर सकते, लेकिन एक मंथ में कर सकते हैं। जैसे हम पर्दे धो सकते हैं। हमारे घर में अगर कर्टेन्स टंगे हैं तो हमें हर महीने कर्टेन्स की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कर्टेन्स में भी जाले लग जाते हैं
कीड़े मच्छर कर्टेन्स के पीछे बहुत तेजी से पनपते हैं, ठीक है। तो कर्टेन्स को हमें धोना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, दरी कालीन की सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हर एक फर्नीचर को, मान लीजिए हमारा फर्नीचर बिछा हुआ है तो उसको हटाकर झाड़ू पोछा करनी चाहिए महीने में एक बार जरूर। रोज तो हम फर्नीचर नहीं हटा सकते, रोज तो हम सोफा नहीं हटा सकते, अलमीरा नहीं खींच सकते, लेकिन महीने में एक बार उसको खींच के उसके पीछे के जालों को छुटा सकते हैं, झाड़ू पोछा हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका अनाज है, मसाले हैं, उसको एक बार महीने में धूप या दिखाना जरूर चाहिए। अचार वगैरह है तो उसको धूप में जरूर रखना चाहिए। कुछ सफाई आपकी वार्षिक सफाई के अंतर्गत आती है। तो सबको पता है, सब अपना दीपावली पर, होली पर अपने घर को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, पूरा घर झाड़ते हैं, घर को, फर्श को रगड़ रगड़ के धोते हैं, रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं। ये सब आपके किस में आता है, ये सब वार्षिक स्वच्छता में आता है। अर्थात जो सफाई वर्ष में आपके केवल एक बार की जाती है उसे हम वार्षिक सफाई कहते हैं। जैसे आपके दरवाजे खिड़की पर वार्निश करवा सकते हैं, आप घर की पुताई करा सकते हैं, रंग रोगन करवाना, मकान की फर्नीचर की मरम्मत करवाना, ठीक है, ये सब आपके वार्षिक स्वच्छता में आता है। क्लियर। नेक्स्ट होती है आकस्मिक सफाई। कुछ आपके कैजुअल क्लीनिंग होती है जो आपके अचानक से, जैसे अचानक से आंधी आ गई, तूफान आ गया, पानी बरस गया, तो कुछ गंदगी हो जाती है जो आपको अचानक से करनी पड़ती है। पानी भर गया घर में, तो ये सब क्या है, ये सब आकस्मिक सफाई के एग्जाम्पल हैं। आंधी आना, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद आपको साफ करना पड़ जाता है, आकस्मिक सफाई। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, हम घरेलू सफाई की बात कर रहे थे, हम किस किस चीज की बात कर चुके हैं, हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर चुके हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने पर्सनल हाइजीन की हम बात कर चुके हैं, चाहे हम फिजिकल बात करें, चाहे मेंटल बात करें, फिर चाहे हम आपके सोशली बात करें, ठीक है। इमोशनली आप समझ चुके हैं, हर तरीके से समझ चुके हैं। इसके अलावा हम घर की बात करते हैं तो घर की स्वच्छता आपके निम्न प्रकार से होती है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और कुछ आकस्मिक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप संवातन की, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है या संवातन क्या होता है, बताइए सभी स्टूडेंट्स। अच्छा, बाकी तो आपको ही पता ही है, गृह स्वच्छता में जो साधन यूज होते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर है, इसके अलावा झाड़ू है, पोछा है, डस्ट पैड है, ये सब तो आपको पता ही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कि इन सब का यूज करके हम जो है, या ब्रश है, सफाई के बर्तन है, ये सब आपके सख्त झाड़ू होती है, कोई नरम झाड़ू होती है, तो सब आपको पता है, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं। आधुनिक यंत्रों की अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक यंत्रों में आपके वैक्यूम क्लीनर आ जाएगा, कारपेट स्वीपर आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा आप तांबे की वस्तुओं को कैसे साफ करेंगे, तो चूने से साफ करेंगे। पीतल की वस्तुओं को हमेशा हम नींबू से, खटाई से साफ करेंगे। प्लास्टिक वस्तुओं को हम साबुन से साफ करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। और क्या है, फर्नीचर को आप कैसे साफ करेंगे, तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब कठिन है जो आपको पढ़ाया जाए या मैं बताऊं आपको, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर लोहे की वस्तु है, उसमें जंग लग गई है, तो उसको आप गर्म पानी से, तेल से, सोडा डाल करके साफ कर सकते हैं। पीतल को आप नींबू से, आम से, इमली से, सिरके से साफ कर सकते हैं। और तांबे की वस्तुओं को आप चूने से साफ कर सकते हैं। और प्लास्टिक की वस्तुओं को आप साबुन से साफ कर सकते हैं, साबुन नॉर्मल। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज आप पढ़ लेना ध्यान से। हर आप देखना टीजीटी में क्वेश्चन आता है जरूर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन क्या होता है, संवातन क्या होता है, संवातन का अर्थ क्या होता है। संवातन का अर्थ होता है, वेरी गुड, सभी ने सही बताया है कि भाई घर में शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का घर से बाहर निकलना ही हम बोलते हैं संवातन, इसी को हम संवातन कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। यह आपको इमेज क्लियर हो रही होगी, ये देखिए इमेज मैंने लगाई है, तो ये तो मैं समझाऊंगी ना। ये देखो, ये जो ब्लू एरो से है, ये क्या हो रहा है, घर में शुद्ध वायु आ रही है आपके विंडोज से। और ये जो ऊपर की तरफ रोशनदान बने हुए हैं, इससे जो रेड कलर से एरो दिखाया है, इसका मतलब अशुद्ध वायु बाहर घर से निकल रही है। तो कहने का मतलब है हमारा घर इस तरीके से बना होना चाहिए कि घर में शुद्ध वायु का प्रवेश हो सके, और जो अशुद्ध वायु है वो हल्की हो जाती है, और हल्की उठ के ऊपर भारी हो जाती है। तो ऊपर ऐसे रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अशुद्ध वायु है वो घर से बाहर निकल सके, इसी को हम संवातन बोलते हैं। आगे देखते हैं, मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है। संवातन किसी स्थान पर वायु के आने जाने अर्थात विसरित होने की क्रिया, गिव मी अ मिनट, विसरित होने की क्रिया को संवातन कहा जाता है। यह एक प्रकार की व्यवस्था है जो किसी आवास स्थान, कार्य करने के स्थान आदि पर विशेष रूप से की जाती है। विशेषकर हमारे घरों में होती है, फैक्ट्रीज में होती है, जहां भी हम रहते हैं वहां होती है, ताकि वहां रहने वाले व्यक्तियों को शुद्ध प्रदूषण रहित वायु प्राप्त होती रहे। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए दो बातों पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। पहली तो एक तो कमरे में
स्थान की अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की व्यवस्था, दूसरे बाहर से शुद्ध वायु को अंदर लाने की प्रक्रिया। स्पष्ट है कि खुले स्थान में प्रकृति स्वयं ही वायु की शुद्धता को संतुलित रखती है। अर्थात वेंटिलेशन, संवातन का अगर हम स्पष्ट शब्दों में बात करें तो शुद्ध वायु का घर में प्रवेश और अशुद्ध वायु का घर से बाहर निकलना ही आपके संवातन कहलाता है। ये पिक्चर्स आपको बिल्कुल क्लियर कर रही हैं। विंडो से आपके जो ब्लू कलर से है ये एयर आपके अंदर आ रही है, और रेड कलर से जो आपकी गलत गंदी वायु, अशुद्ध वायु जो है वो आपके हल्की हो जाती है और हल्की होके ऊपर उठ जाती है, हाँ गर्म हो जाती है। और शुद्ध वायु ठंडी होती है इसलिए वो नीचे रहती है, भारी होती है। और अशुद्ध वायु जब ऊपर उठती है तो वो हमारे घर से बाहर निकल सके इसके लिए हम रोशनदान का यूज करते हैं, चिमनीज का यूज करते हैं। और शुद्ध वायु हमारे घर में आए इसके लिए हम बड़ी बड़ी खिड़कियों का यूज करते हैं हमारे घर में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम संवातन बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। संवातन का सिद्धांत, संवातन एक सिद्धांत पे काम करता है। वो क्या है? ताप के बढ़ने से वायु, ताप के बढ़ने से मतलब जब आपके घर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? या तो आपके घर में बहुत सारे लोग हो जाएं, जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो एकदम से घुटन और गर्मी बढ़ जाती है। अभी लेटेस्ट आप लोगों ने देखा होगा जन्माष्टमी पे मथुरा में बांके बिहारी मंदिर जी में कितना बुरा हाल हो गया। ज्यादा लोग उसके अंदर घुस गए और वहां पर घुटने लगे लोग, अंदर घुटन होने लगी लोगों को। और जब घुटन हुई तो सब भागे और वहीं पे मुश्किल हो जाती है। भागा दौड़ी में जो नीचे गिर जाता है वो बेचारा गिरा ही रह जाता है, उसके ऊपर से पूरी जनता निकल जाती है और वो व्यक्ति मर जाता है। और अभी हुआ है बांके बिहारी मंदिर में मथुरा में एक केस, 2 लेडीज मर गई उसमें। तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है, इससे बचना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली ऐसे टाइम पर फेस्टिवल्स में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सोच के जाना चाहिए। थोड़ा बाद में जा सकते हैं, है ना। तो ताप के बढ़ने से वायु हल्की हो जाती है, ऊपर उठने लगती है। कमरे की वायु व्यक्तियों की श्वसन क्रिया के कारण अशुद्धि प्राप्त होने के साथ साथ गर्म भी हो जाती है। वही चीज, जितने लोग होंगे उतनी तेजी से जो वायु है वो आपके, भाई हमारी बॉडी से क्या एक्सक्रीट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके जब मिलती है वायु में, आपके रूम में जो वायु है तो वो क्या होने लगेगी? वो आपके गर्म होने लगेगी, छत की ओर उठती है, अर्थात ऊपर की ओर आपकी अशुद्ध वायु उठती है। और जो ठंडी होती है, शुद्ध वायु होती है, वो कमरे में नीचे के स्थान पर रहेगी, वो विंडो से, डोर से अंदर की तरफ आएगी। गर्म होकर जब किसी आवासीय स्थल की वायु ऊपर की ओर उठती है तब वहां का स्थान खाली होने लगता है। इस खाली स्थान को भरने के लिए अतिरिक्त वायु की आवश्यकता होती है। इस सैद्धांतिक तथ्य के आधार पर संवातन की व्यवस्था की जाती है। अर्थात वेंटिलेशन का आप मतलब समझ गए हैं। मैंने ये आपके पढ़ने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, नोट किया है कि आपको और अच्छे से पढ़ने में एक जगह आपको डेटा मिल जाए। सिंपल, इसका मतलब आपको पता ही है कि शुद्ध वायु जो होती है वो भारी होती है, उसका घर में प्रवेश होना जरूरी है। और जो अशुद्ध वायु है, जो हम एक्सक्रीट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो उसको भी हमारे घर से बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी को हम संवातन कहते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? आगे बढ़े। संवातन का सिद्धांत हम बात कर चुके हैं। उत्तम संवातन के लिए क्या होना चाहिए? कमरे के ऊपरी भाग में अशुद्ध वायु के विसर्जन के लिए रोशनदान होने चाहिए, और नीचे के भाग में शुद्ध वायु के प्रवेश के लिए दरवाजे और खिड़कियों का प्रावधान होना चाहिए। बस इसी प्रिंसिपल पर आपके वेंटिलेशन वर्क करता है। वेंटिलेशन का मतलब सिंपल ये है कि आपको आपके घर में बड़ी बड़ी विंडो, गेट्स, इसके अलावा क्या होना चाहिए? आपके घर में रोशनदान भी होने चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि अशुद्ध वायु हमेशा ऊपर को उठेगी, हल्की होगी, गर्म होगी, उसको बाहर निकालना है। और शुद्ध वायु हमेशा बाहरी होगी, उसको अंदर की तरफ लाना है। तो वो अंदर की तरफ हमारे भारी है तो वो नीचे की ओर होगी, तो वो दरवाजे खिड़कियों से आसानी आ सकती है। तो खिड़कियां ऊंचे पे ना होकर के खिड़कियां नीचे को होनी चाहिए, गेट आपके बड़े बड़े होने चाहिए, विंडो आपके बड़ी बड़ी होनी चाहिए घर में, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन है जो अच्छे से हो सके। इसी को हम संवातन कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवातन के साधन क्या हैं? रिसोर्सेस क्या हैं आपके संवातन के? तो आपके जो रिसोर्सेस हैं वेंटिलेशन के, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कैसे आपके घर में संवातन होता है? एक तो प्राकृतिक साधन होते हैं, एक कृत्रिम साधन होते हैं। आपको सबको पता है, नेचुरल सोर्सेस होते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेस होते हैं। नेचुरल सोर्सेस तो यही हो गए कि आपके घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, रोशनदान है, तो खुद ही जो शुद्ध वायु है वो आपके घर में आ रही है और अशुद्ध वायु ऊपर उठ के आपके घर से बाहर चली जा रही है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे पिक्चर हॉल होता है, वो बिल्कुल बंद होता है, ठीक है। अगर वो बंद नहीं होगा तो मूवी आपको दिखाई नहीं देगी सामने पर्दे पर, तो वो जगह है। या हम बात करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात करते हैं, तो या अपने घर में भी हम मान लीजिए, अब तो
वैसा मौसम नहीं रहा। अब क्या हो गया, बहुत गर्मी पड़ने लगी है। लेकिन पहले के ज़माने के लोग पंखा भी यूज़ नहीं करते थे, वो जानते भी नहीं थे, क्योंकि पहले इतनी गर्मी नहीं थी, आसपास पेड़ हुआ करते थे, अच्छी बारिश हुआ करती थी, तो ये प्राकृतिक समातन चलता था। लेकिन अब हम लोग आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस का भी यूज़ करते हैं, तो वो हम देख लेंगे वो क्या होते हैं। तो प्राकृतिक समातन में आपकी क्या हेल्प करते हैं? प्राकृतिक वेंटिलेशंस में दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान और चिमनी। पहले ऐसा ही तो होता था कि बड़े बड़े घर बनाए जाते थे, बड़ी बड़ी विंडोज, रोशनदान बनाए जाते थे, शुद्ध वायु आ रही है, अशुद्ध वायु घर के बाहर निकल जा रही है, ये प्राकृतिक समातन था। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है, अब हमको कुछ आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस का भी यूज करना पड़ता है। तो आपके जो पंखे हैं जो आपके घर में नॉर्मल चलते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको हवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा आपके एग्जॉस्ट फैन है, आप एग्जॉस्ट चला दीजिए तो वो घर की जितनी भी गर्म हवा होती है उसको बाहर की तरफ फेंक देता है। और बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं आपके जहाँ पे आप मूवी देखने जाते हो वहाँ हॉल्स में लगे होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लगे होते हैं। इसके अलावा आपके वातानुकूलन संयंत्र, मतलब आपके एसी हो गया, कूलर हो गया, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध वायु को अंदर ले सकते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपके, ये आर्टिफिशियल हो गए। ये पूछा जाता है कि समातन में प्राकृतिक साधन कौन से हैं, तो आपकी खिड़कियां, रोशनदान, चिमनी, ये प्राकृतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। और जबकि आपके जो कूलर है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, आपके एग्जॉस्ट फैन है, आपके नॉर्मल फैन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, या आपके जो एसी वगैरह है, ये सब किसका अब एग्जाम्पल हो गए, ये सब आपके कृत्रिम समातन का एग्जाम्पल हो गए। ये सब क्या करते हैं, कूलर लगाते हैं हम विंडो के बाहर। क्यों लगाते हैं कूलर? ताकि जो शुद्ध वायु है वो कूलर उसको खींचता है और वो आपको अंदर देता है। ठीक है, और ऊपर बड़े बड़े आपके खिड़की वगैरह होते हैं, जब हम कूलर लगाते हैं तो जो गर्म वायु होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है और वो बाहर निकल जाती है और आपका कमरा कूल कूल ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये सब आपके कृत्रिम समातन के एग्जाम्पल्स हैं। यहां से सब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स वाई मैंने ये सब कुछ आपके इसमें ऐड किया है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमने व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर ली। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशल, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी होने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर आत्मविश्वास हो, आपके अंदर सहयोग की भावना हो, जरूरत पड़ने पे आप दूसरों की आवश्यकता करें, आपकी क्षमता का विकास हो, दूसरों की क्षमता का भी आप विकास कर सके, दूसरों को भी आप समझा सकें, दूसरों की भावनाओं का, इच्छा का, लक्ष्य का, विचार का आप कदर कर सकें, तब आप बोलेंगे कि आप मेंटली हेल्दी हैं, आप हेल्दी पर्सन हैं। ठीक है, जब हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करते हैं, घर की साफ सफाई की बात करते हैं, तो समुदाय को स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है। जिस भी कम्युनिटी में हम रहते हैं उस कम्युनिटी को हेल्दी बनाना हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। ठीक है, हमारा परम कर्तव्य है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अपने आप को साफ रख रहे हैं, गली में थूक रहे हैं, गली में कूड़ा फेंक रहे हैं, घर का कूड़ा घर का था, कूड़ादान में डाल दिया, कूड़े वाले जो भैया आते हैं उनको देने की बजाय सड़क पर फेंक दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये समुदाय को आप गंदा कर रहे हैं, आप हेल्दी नहीं है। अब आप खुद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिएगा, स्वयं मूल्यांकन कीजिएगा कि कभी आपने कूड़ा सड़क पर डाला है, कभी फेंका है, डाला तो जरूर होगा जिंदगी में, कभी ना कभी। जब तमीज नहीं थी हम लोग डाल देते थे, टॉफी रैपर खाया, सड़क पर फेंक दिया। लेकिन अब हमें मैनर्स है, तमीज है, समझ है, तो हम उसको अपने बैग में रख लेते हैं और फिर जहां भी हमें डस्टबिन मिलता है वहां पर हमें डालना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समुदाय को भी स्वच्छ बनाएं। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम सामुदायिक स्वच्छता की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तब हम हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ते हैं। हमारे भारत देश में एक हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, चलिए बताइए, आप लोग बताइए ये सिस्टम क्या है, थोड़ा सा मुझे बताइए इसके बारे में। हेल्थ केयर सिस्टम क्या है आपके जो भारत के अंदर है, वो क्या है? जब तक मैं एक घूंट पानी पी लूं आप लोग मुझे बताइए। गिव मी अ मिनट स्टूडेंट। हाँ, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। बताते जाइए सब लोग। मैं सबकी जो है कमेंट देख रही हूँ, मैं लाइव चैट में आपके साथ हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं, जिसे आप बोल सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, आप बोल सकते हैं इसको। आप बताइए। देखिए, जब भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं हमारे देश में, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत क्यों पड़ी, किसके लिए? एक समुदाय को स्वस्थ रखने के लिए, है ना। समुदाय को स्वस्थ रखने के लिए तो हम हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ते हैं इंडिया में।
स्वयं का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें कम्युनिटी है, हमारा समाज है, हमें समुदाय को स्वस्थ रखना है। तो यहाँ पर 3 लेवल की बात होती है स्टूडेंट्स। जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में, या आप बोल सकते हैं स्वास्थ्य सेवाएं जो है भारत में, वो त्रिस्तरीय हैं, ठीक है, 3 लेवल पे काम करती हैं। पहला है आपका प्राइमरी लेवल, दूसरा है आपका सेकेंडरी लेवल, तीसरा है आपके टर्शरी लेवल। प्राइमरी लेवल अर्थात गांव में, ठीक है, गांव में आपके क्या होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। सब सेंटर्स मतलब उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, ठीक है सर। सभी गांवों में ये केंद्र खुले हुए हैं। समीपस्थ गांव के लोगों की चिकित्सा का भी ये प्रबंधन करते हैं। प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, जिसे आप बोलते हैं सब सेंटर्स या उप केंद्र, ठीक है। 5000 की जनसंख्या है, तो वहां पर आपके जो है एक आपके उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। जबकि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, पीएससी की बात करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, तो ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपके ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं, ब्लॉक। ऐसे ही तो हमारा लेवल है भाई, सबसे पहले गांव है, गांव से फिर ब्लॉक है, ब्लॉक से फिर जिला है, जिले से फिर राज्य है, और राज्यों से मिलके हमारा विभिन्न राज्यों से मिलके हमारा देश बनता है, ठीक है। तो अगर हम गांव की बात करते हैं, तो गांव में आपके जो होते हैं 5000 की आबादी के क्षेत्र के लिए आपके उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसमें आपके एक चिकित्सक होता है, एक कंपाउंडर होता है, नर्स होती है, ठीक है। अधिक आबादी वाले गांव में इनकी संख्या आपके अधिक भी होती है। और प्रत्येक ब्लॉक में आपके क्या होता है, प्रत्येक ब्लॉक में आपके क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। सब सेंटर्स कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं, 5000 की जनसंख्या के ऊपर होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो आपके 30,000 जनसंख्या के ऊपर होते हैं। देखना, इसको 30,000 है, 30,000 से शायद 40,000 है। 30,000 से 40,000 की जनसंख्या पर आपके प्रत्येक ब्लॉक में एक छोटा सा अस्पताल शासन की ओर से स्थापित रहता है, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें सभी सामान्य रोगों की चिकित्सा होती है, लेकिन अगर कोई भी गंभीर रोगी है, कोई कठिन परिस्थिति में है, तो फिर उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रेफर कर दिया जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपके सेकेंडरी लेवल पे काम करती है, जिसको आप बोलते हैं सामुदायिक, क्या बोलते हैं आप इसको, सामुदायिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, सामुदायिक सेवाएं, हाँ सामुदायिक सेवाएं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी में जो है आपके एक चीज आपसे पूछ ली जाती है कि आपके जो जन स्वास्थ्य रक्षक होते हैं, तो प्रत्येक 1000 की आबादी वाले गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। 1000 अगर गांव की आबादी है तो उस पे आपके एक जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया जाता है। और गांव में जो है आपके ये जन स्वास्थ्य रक्षक, ग्राम दाइयां और ग्राम सेवक काम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, काफी बच्चों का गलत भी हो गया था। प्रसार कार्यकर्ता बच्चों ने काफी एग्जाम्पल आंसर कर दिया था, लेकिन उसका आंसर क्या था, आपके ग्राम गाइड, ठीक है। कौन थे, ग्राम गाइड। तो ये जो है ये है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। प्राइमरी लेवल मतलब आपके गांव और ब्लॉक लेवल की बात करते हैं। कम्युनिटी लेवल्स पर आपके सेकेंडरी लेवल आता है, और टर्शरी लेवल आता है शहर में। शहर में आपके सरकारी अस्पताल होना, सरकारी कॉलेज होना, मेडिकल कॉलेजेस होना और सरकारी अस्पताल होना। देखा होगा आपने, गांव में अगर आपके उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बस की नहीं रह जाती है तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आते हैं पेशेंट। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की भी बस की नहीं होती तो वो डायरेक्ट आपके सरकारी अस्पतालों में भेजते हैं, जो आपके बड़े बड़े शहरों में होते हैं। सरकारी अस्पताल एक शहर में होता है, ठीक है। हर गाँव, हर जिले, हर ब्लॉक में नहीं होता है, एक शहर में होता है, जो कि काफी सारे गांव और ब्लॉक को कवर करता है। तो उसको हम बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं आपके हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज। जैसे आपके ये मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट, तो इसको आप समझते होंगे। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब सामुदायिक स्वच्छता की बात करते हैं तो भारत में जो सामुदायिक स्वच्छता या भारत में अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो ये त्रिस्तरीय है, ठीक है। 3 लेवल पे वर्क करता है। एक है आपके प्राथमिक स्तर, एक द्वितीयक स्तर है और एक तृतीयक स्तर है। प्राथमिक स्तर आपके 2 भागों में विभाजित है, जिसमें आपके गांव में होते हैं सब सेंटर्स। 5000 आबादी पे आपके एक सब सेंटर्स होता है, मतलब उप केंद्र होता है। और यदि आपके 5000 से ज्यादा है आबादी तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आबादी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम 5000 वाली आबादी पर आपके जो है एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। समझ में आ रहा है। यह केंद्र आपके ऐसा नहीं है, मान लो एक गांव की जनसंख्या की आबादी केवल 1000 है तो दूसरे की 2000 है, तो ऐसे 5 गांव की 5000 है तो एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है। 1000 जनसंख्या है अगर गांव की, तो उस पर क्या होगा, जन
स्वास्थ्य रक्षक होगा। ये क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, बनते भी हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। इसके अलावा गांव में और कौन कौन सेवाएं देता है? ग्राम सेवक देता है, दाइयां देती हैं, जो दाई माँ होती हैं वो लोग देती हैं। ये सब आपके गाँव में सेवा प्रदान करते हैं। वहीं ब्लॉक में आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहाँ खोले जाते हैं? गांव में, ब्लॉक में, नगर में, जिले में। तो आप बताएंगे प्रत्येक ब्लॉक में जो है आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाती है। इसमें आपके 2 या 3 चिकित्सक रहते हैं और एक महिला चिकित्सक भी होती है। समझ में आ रहा है? ये लोग परिवार नियोजन पे काम करते हैं, जनसंख्या नियोजन पे काम करते हैं, लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा पे काम करते हैं, टीकाकरण पे काम करते हैं। इस सब का काम जो है वो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स करते हैं। समझ में आ गया आपको? इतनी चीज समझ में आई? इसके अलावा आपने चल चिकित्सालय पढ़े होंगे। चल चिकित्सालय जो कि एक गाड़ी टाइप की होती है, स्टेशन वैगन गाड़ी टाइप की होती है। इसमें आपके डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स रहते हैं, मतलब चलता हुआ चिकित्सालय। वो जो गाड़ी है वो चलती रहती है, उसमें डॉक्टर बैठे होते हैं, नर्स, कंपाउंडर बैठे होते हैं, जो कि आपके क्या करते हैं? लोगों को चिकित्सा देते हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक की बात हो ही गई कि प्रत्येक 1000 आबादी वाले गाँव पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक होता है, जो गांव का ही व्यक्ति होता है और वो गरीबों के लिए दवा देता है, गंभीर मरीजों को जो है निकट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक लेकर के आता है। समझ में आ रहा है? इतना काम उसका होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है? और वहीं पर अगर हम दूसरे लेवल की बात करते हैं तो दूसरे लेवल पे आपके क्या होते हैं? आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जिसे आप सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा बोलते हैं। वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बोले जाते हैं। सामुदायिक विकास खंड जो होता है वो 1 लाख की आबादी पर होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है आपसे, 1 लाख की आबादी पर होता है। ठीक है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सामुदायिक विकास खंड जो होता है वो आपके 1 लाख की आबादी पर स्थापित किए जाते हैं, इसीलिए तो एक समुदाय बोलेंगे इसे। ठीक है? क्लियर हो गया? और उसके बाद तो आपके हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज होते ही हैं, जो आपके सरकारी अस्पताल होते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे आपके एम्स है, ये सब है। तो ये आपके सब सरकारी अस्पताल है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतनी जनसंख्या के लिए काम करेंगे। ये तो पूरे मतलब काफी सारे एरियाज को जो है मास जनसंख्या के लिए काम करते हैं। ये जनसंख्या के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आपसे पूछा जाता है प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है। जो नंबर 1 पे होता है वो प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है। क्लियर है? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? सबसे पहले आपने हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका स्तर कितने लेवल पर है, तो 3 लेवल पर है। कैसे कैसे है? प्राथमिक स्तर है, द्वितीयक स्तर है और तृतीयक स्तर है। प्राथमिक स्तर में आपके जो है वो उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। उपकेंद्र गांव में काम करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके ब्लॉक में वर्क करते हैं। जी हाँ, वेरी गुड। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके ब्लॉक में काम करते हैं। इसके अलावा आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या सामुदायिक विकास खंड जो होते हैं वो 1 लाख की जनसंख्या पर होते हैं, और ये आपके कम्युनिटी, ये सेकंड लेवल पे वर्क करते हैं, द्वितीय स्तर पर। और तृतीय स्तर पर आप बात करेंगे कि शहर में आपके बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में आपके क्या होते हैं? जैसे आपके शहर हो गया, कोई भी एक शहर ले लीजिए, उसके आसपास के गांव में उप केंद्र होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे ब्लॉक्स में। लेकिन एक पर्टिकुलर एक शहर में आपके क्या होगा? हॉस्पिटल होंगे और या फिर उससे रिलेटेड मेडिकल कॉलेज खोला जाता है, जो कि गंभीर समस्याओं पर लोगों को चिकित्सा प्रदान करता है। तो ये हो गया हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। भारत में त्रिस्तरीय जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं 3 स्तर पर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सामुदायिक स्वच्छता में ये देख लीजिए, मैंने इसलिए इसको ऐड किया है। ये देखिए, प्राइमरी लेवल पर आपके क्या क्या होंगे? ये नहीं होता है, ये होते हैं सब हेल्थ सेंटर्स होते हैं। सब हेल्थ सेंटर मतलब आपकी क्या हो गए? उपकेंद्र जिसको आप बोलते हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पीएससी सेंटर्स होते हैं। ये प्राइमरी लेवल पर वर्क करते हैं। ठीक है? सेकेंडरी लेवल पर आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकते हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं कोई भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेनली आपके जो है सेकेंडरी लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक विकास खंड ही काम करते हैं। आपको उतनी ही चीजें याद रखनी है जो आपने पहले वाले में देखा। और टर्शरी लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज काम करते हैं। ये तो आपको याद रखना ही है। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों एक में लिखे हुए हैं, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, हॉस्पिटल अलग और मेडिकल कॉलेजेस अलग। क्लियर है? जो आपके तृतीय स्तर पर काम करते हैं। समझ में आ गया आपको हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? जो प्रत्येक ब्लॉक में आपके पाए जाते हैं,
इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए, ये लोगों को आपके न्यूट्रिशन की व्यवस्था, कैसे वो अपने जीवन का पोषण, भाई गांव की जनसंख्या है, हम प्रसार में बात कर ही चुके हैं कि हर एक गांव के व्यक्ति को हमें स्वस्थ रखना है, हर एक गांव तक हमें जो है, हर एक व्यक्ति तक हमें उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, तो उसको स्वस्थ भी तो रखना है। उसके स्वास्थ्य की जानकारी, कैसे वो किन किन चीजों का प्रयोग कर सकता है, ये सब देने का काम आपके प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स करते हैं। इसके अलावा वाटर सैनिटेशन की वो लोगों को जो है जागरूकता पैदा करते हैं। आप कभी किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गए हैं तो वहां पे आप देखना, जो मैंने अभी ये इस तरीके से जो ये वाला इमेज यूज करा था, ये सरकारी इमेज है, अभी मैं दिखाती हूँ, जो मैंने व्यक्तिगत स्वच्छता में आपको यूज करके दिखाया था सबसे पहले, ये वाला, ये स्वच्छता के नियम ऐसे करके ये सब लगे होते हैं। बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, गांव में लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं। अगर आप गए हो, आपने कभी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में विजिट किया हो, तो ये सब सरकारी होते हैं। सरकार की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े चार्ट्स, ये सब नॉलेज वहां लगाई जाती है ताकि लोग इसे पढ़ें और समझें। तो ये वैसा ही मैंने ये इमेज यहाँ पर यूज करा है। तो जब हम बात करते हैं आपके, देख लेती हूँ एक सेकेंड, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की, तो क्या क्या करते हैं ये लोग? न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन देते हैं मतलब न्यूट्रिशन की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वाटर सैनिटेशन मतलब आपके पानी की स्वच्छता, कि स्वच्छ पानी पियो, कैसे पानी को स्वच्छ रख सकते हैं, ये सब जानकारी देते हैं। शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा, कैसी शिक्षा? ये सब शिक्षा ही तो है। पोषण की जानकारी देना, लोगों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देना। ड्रग की अवेलेबिलिटी, कौन से ड्रग, यहाँ पे वो वाले ड्रग की बात नहीं हो रही है, वो ड्रग नहीं, ड्रग मतलब दवाएं, समझ में आ रहा है? दवा जो बहुत जरूरी है, जैसे कि महिलाओं से संबंधित, वहां पे आयरन की टैबलेट्स हो सकती हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स हो सकती हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन अगर कोई खतरनाक बीमार पर्सन है तो उसको ये रेफर कर देते हैं। नॉर्मल, मैंने बताया अभी शुरू में ही बात करी हमने, ये सामान्य चिकित्सा प्रदान करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की दवाएं देते हैं। आपके प्रिवेंशन करते हैं एंडेमिक डिजीज की। एंडेमिक मतलब कोई ऐसी बीमारी जो पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी को अगर जो है वो कर देती है, बीमार कर देती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, अगर पर्टिकुलर किसी एरिया में फैला हुआ है तो एंडेमिक डिजीज है। पेंडेमिक हम कब बोलते हैं? जब वो महामारी का रूप ले लेता है, जैसे कोरोना पूरे विश्व में फैला था, तो उसको हम बोलते हैं आपके पेंडेमिक स्टेज हो गई थी। इम्यूनाइजेशन मतलब ये टीकाकरण की व्यवस्था भी करती है, बच्चों में टीका वगैरह लगाने की व्यवस्था भी गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स करते हैं। और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वही बच्चों की और माँ की, जो माँ है, गर्भवती है, प्रसव है, जो भी सेवाएं होती हैं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, वो ये प्रदान करते हैं गाँव में, ब्लॉक्स में। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है इतनी चीज? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण स्वच्छता की। हमने व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करी, व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, फिर उसके घर की स्वच्छता की बात करी। ऐसे ही आपको एक लेआउट बनाना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आप भी। अब आप बात करेंगे पर्यावरण स्वच्छता की। गिव मी अ मिनट स्टूडेंट। हाँ, तो अब हम बात करेंगे पर्यावरण स्वच्छता। पर्यावरण स्वच्छ रखना मतलब पर्यावरण स्वास्थ्य। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण स्वच्छता है क्या? मानव शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए, पर्यावरण शुद्धता के लिए स्वच्छता की अनिवार्यता है। हम खुद स्वस्थ हैं, लेकिन हमारा बाहर पर्यावरण स्वस्थ नहीं है, तो हम भी स्वस्थ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया हम इसका अर्थ? आगे पर्यावरण स्वच्छता की परिभाषा है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी थी, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर करिएगा। पर्यावरण स्वच्छता को परिभाषित करते हुए या पर्यावरण स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए, पर्यावरण आपको जरूर पढ़ना है, पर्यावरण स्वास्थ्य आपको जरूर पढ़ना है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, परिभाषित करते हुए उन्होंने स्पष्ट लिखा है, क्या बताया है कि मानव के भौतिक वातावरण के उन सभी कारकों का नियंत्रण जो उसके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य और जीवन यापन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं या डाल सकते हैं, उन सभी को आप क्या बोलते हैं? पर्यावरण स्वच्छता बोलते हैं। अर्थात मानव के भौतिक वातावरण के उन सभी कारकों का नियंत्रण करो, उन सभी चीजों पे आपका नियंत्रण होना चाहिए जो आपके शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, आपके जीवन यापन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। उन सभी भौतिक वातावरण को, सभी भौतिक कारकों को आपको नियंत्रित करना चाहिए, जिससे मानव शरीर प्रभावित हो सकता है। जैसे जल के प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए, वायु प्रदूषित हो रही है, हमें रोकना चाहिए, क्योंकि जल और वायु किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते,
प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर डालते हैं। नॉइस पोल्यूशन सब पे असर डालता है, ठीक है। इसके अलावा थर्मल पोल्यूशन सब पे असर डालता है। तो हमें इन सब को क्या करना चाहिए, इन सभी कारकों को नियंत्रित करना चाहिए। यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा, जो उन्होंने पर्यावरण स्वच्छता को परिभाषित करते हुए लिखी है कि पर्यावरण स्वच्छता का मतलब क्या है। आपके चारों ओर का वातावरण, पर्यावरण साफ होना चाहिए। आगे देखते हैं, पर्यावरण स्वास्थ्य का महत्व क्या है। क्योंकि पर्यावरण स्वच्छता अब पर्यावरण स्वास्थ्य से जाना जाता है, तो पर्यावरण स्वास्थ्य का क्या महत्व है। व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य की वृद्धि, रोगों की रोकथाम के लिए पर्यावरण स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में वायु, जल, ध्वनि, मृदा सभी कुछ क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। और ये वायु, जल, आपके ध्वनि, मृदा, ये सब क्या है, ये सब आपके बाह्य कारक हैं, वातावरण में आपके ये प्रेजेंट हैं, एनवायरमेंट में, और ये सब आपके क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। तो इन सब को प्रदूषित होने से बचाना ही पर्यावरण स्वास्थ्य या पर्यावरण स्वच्छता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, पर्यावरण स्वास्थ्य का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है पर्यावरण स्वास्थ्य हमारे लिए। ताकि सबसे पहली बात तो हम स्वस्थ रह सके, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे घर स्वस्थ होगा, हमारा घर स्वस्थ होगा तो हमारा समुदाय स्वस्थ होगा, हमारा समुदाय स्वस्थ होगा तो हमारा राज्य स्वस्थ होगा, राज्य स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारे देश की उन्नति होगी, ठीक है। वहीं अगर हमारा देश स्वस्थ नहीं है तो हमारा राज्य स्वस्थ नहीं है, समुदाय स्वस्थ नहीं है, घर स्वस्थ नहीं है, हम भी स्वस्थ नहीं है। तो पर्यावरण स्वास्थ्य का महत्व क्या है। सबसे पहले तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को ये सिखाना पड़ेगा हमें कि जल ही जीवन है। तो वो समझें कि जल को हमें बर्बाद नहीं करना है। जल एक बहुत बहुमूल्य हमारे लिए साधन है, जो अगर खत्म हो गया, जैसे कि कई जगहों पे जल सूख चुका है जमीन का, धरती का, ठीक है, तो उन्हें हमें सिखाना होगा कि हमारे पास अगर जल की अवेलेबिलिटी अच्छे से है, अवेलेबल है हमारे पास जल पर्याप्त मात्रा में, तो हम उसे बचाएं, वेस्ट ना करें, ठीक। इसके अलावा लोगों को ज्ञान देना, किसका ज्ञान देना, पर्यावरण का ज्ञान देना कि भाई ये जो पर्यावरण है ये जरूरी है हमारे लिए। वृक्ष लगाओ, पेड़ों को उगाओ, अच्छी ऑक्सीजन होनी चाहिए तुम्हारे पास। अभी ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी कोरोना में, लोग ऑक्सीजन से मर गए, तड़प तड़प के मर गए, जबकि पेड़ पौधे तो बेचारे दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। एटीट्यूड मतलब उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि कोई पानी को वेस्ट कर रहा है, कोई जानबूझ के एयर को पोल्यूटेड कर रहा है, तो आपको उसको रोकना ही जरूरी है। आप उसको रोकिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाइए। स्किल्स, लोगों की दक्षता को बढ़ाना पड़ेगा हमें, लोगों के अंदर ज्ञान का प्रसार करके, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाके लोगों की दक्षता को बढ़ाना। जैसे कि मैं या हम आप इस समय क्या कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान में परिवर्तन कर रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी दक्षता को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेशन, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यही तो कहावत है। अब मैं अकेले जो है पूरी दुनिया में पेड़ नहीं लगा सकती, तो मेरे साथ हर एक व्यक्ति को जो है पेड़ लगाने चाहिए, अपने घर में, समाज में पेड़ लगाने चाहिए, अपनी कम्युनिटी में पेड़ लगाने चाहिए। फिर उसका ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि एकदम पेड़ बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये है पर्यावरण स्वच्छता का महत्व या पर्यावरण स्वास्थ्य का महत्व। क्यों हम पर्यावरण पढ़ते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कि लोग हमें भी सहयोग दें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, वायु को प्रदूषित होने से बचाएं, ये सब लोग करें। ध्वनि प्रदूषण ना करें, मृदा प्रदूषण ना करें, मृदा का अपरदन ना करें, मृदा को बर्बाद ना करें, ये सब लोगों को हम समझाएं। ये है पर्यावरण स्वास्थ्य का महत्व। समझ में आ गया आपको पर्यावरण स्वास्थ्य क्या है, पर्यावरण स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, पर्यावरण स्वच्छता हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, ठीक। आगे देखिए, पर्यावरण अब प्रदूषित हो रहा है, होता ही है, कुछ भी हो, किसी ना किसी कारणवश हमारे पर्यावरण में प्रदूषण होता ही होता है। तो प्रदूषण क्या है, ये भी आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था 2021 में, 22 में या 21 में, और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना ही पर्यावरण का दूषित हो जाना या प्रदूषण कहलाता है। जैसे आपके जल में अशुद्धियां घुल जाएं, बहुत ज्यादा अशुद्धि हो जाए, जैसे लोग पूरे पूरे नाले का पानी, सीवर का पानी गंगा नदी में छोड़ देते हैं, वो गंगा का जल जो हम पीते हैं उसको प्रदूषित कर रहे हैं लोग, है ना। कितने अभियान चलते हैं, नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा भारत, पता नहीं कितने आपके तमाम अभियान हैं जो गंगा को स्वच्छ करने के लिए चलाए गए हैं, या और नदी को स्वच्छ करने के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है।
तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का अर्थ आपको समझ में आया? पर्यावरण में किसी भी पदार्थ की मात्रा या तो सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है जब, जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट? पॉल्यूशन क्या होता है? किसी मात्रा का अधिक हो जाना किसी भी पदार्थ में, उसको हम पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और आपके पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषण फैलाते हैं वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। जब हम पर्यावरण प्रदूषण पढ़ते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार से होता है। जितनी भी चीजें पर्यावरण में पाई जाती हैं वो सब प्रदूषित होती हैं। तो क्या है टाइप्स ऑफ आपके पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन मतलब मृदा का प्रदूषण, मृदा का अपरदन होना, मृदा का क्षय होना। नॉइज पॉल्यूशन जिसे आप ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। हमारे लिए दोनों बहुत जरूरी हैं, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को पढ़ना, क्योंकि हमारे ये सब्जेक्ट में, सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि जल से और वायु से होने वाले रोग। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है विद क्वेश्चन एंड आंसर, वो आप देख सकते हैं, है ना, मैं करा चुकी हूँ और यहाँ पर भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये हैं आपके पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। पर्यावरण का प्रदूषित होना आपके पर्यावरण निम्नीकरण भी कहलाता है। पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, पर्यावरण गिर रहा है। क्या क्या कारण हो सकते हैं पर्यावरण निम्नीकरण के? जरा आप मुझे बताइए। क्यों जल प्रदूषित हो रहा है? क्यों वायु प्रदूषित हो रही है? क्यों ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है? आप मुझे बताइए। इसके कारण भी आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। फटाफट से सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्या क्या कारण है, बताइए। हाँ, किस वजह से होता है आपके? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से होता है, जो कि धड़ाधड़ आपके बढ़ती जा रही है। हमारे भारत की भी, चीन की तो है ही ऑलरेडी, हमारा भारत भी उसमें आ गया, दूसरे नंबर पे है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के आपके ये कारण की बात कर रहे हैं हम, कॉजेस की बात कर रहे हैं, तो सब अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे, हालांकि आपको पता भी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उतना आदमी बेकार होता चला जा रहा है। तकनीकी विकास, एकदम तकनीकी विकास भी व्यक्ति को डुबो रहा है, ये बात सत्य है। और तकनीकी विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे प्लास्टिक का यूज करना, प्लास्टिक बैन करनी चाहिए, जहां बनती है वहां भी बैन करनी चाहिए, जो लोग यूज करते हैं उसे भी बैन करना चाहिए। प्लास्टिक है, डिस्पोजेबल है, ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा दोषपूर्ण कृषि विधियां, गलत तरीके से, जैसे झूम खेती पढ़ते हैं आप लोग, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है झूम खेती। खेत को पहले पूरा वो कर लेते हैं, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। अनुचित व्यक्तिगत आदतें, कहीं भी थूकना, कहीं भी सामान फेंकना, कहीं भी कूड़ा डाल देना, ये सब गलत आदतें भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। और कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, ठीक है। बाढ़ आ जाने से मिट्टी को बहुत लॉस होता है, पानी भी प्रदूषित हो जाता है। कुछ कुछ आपके प्राकृतिक कारण भी होते हैं। इसके अलावा आपके सूखा है, तेज हवाएं हैं, एक्सप्लोजन है, वोल्केनिक इरप्शन है, मतलब ज्वालामुखी का फटना, ये सब भी आपके कारण हो सकते हैं। तो जब पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है तो हमारे साथ क्या क्या देखने को हमें मिलता है? हमारे वायु का निम्नीकरण होता है, डिग्रेड होती है एयर, डिग्रेड होता है वाटर, वायु जल का निम्नीकरण होता है। इसके अलावा गंदी बस्तियां हो जाती हैं। इसके अलावा आपके वनोन्मूलन, जबरदस्त तरीके से जो है जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, बारिश होती नहीं, ठीक है, या इतनी बारिश हो रही है कि बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण का प्रदूषण है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आपके। इसके अलावा आप देखते हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम। हमारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, वो है आपके जल प्रदूषण और जल से होने वाली बीमारियां। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज वाटर? वाटर क्या है? जल एक कंपाउंड है, यौगिक है। ध्यान रखिएगा, जल मिश्रण नहीं है, जल यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है। जल क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है। कौन से दो एलिमेंट्स, तत्वों से मिलके बनता है? ये
H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। सारे क्वेश्चंस आपसे PYQ हैं, मैं एक भी नया क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, सब पूछे गए हैं, आपसे पूछे गए हैं ना। जल का सूत्र भी पूछा गया है। अब कहोगे मैम ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। सरल तो तब है ना जब आपने पढ़ लिया है, वरना आपके लिए कभी वीविंग भी सरल नहीं था, कभी करघा भी सरल नहीं था, कभी आपके लिए हेल्थ की डेफिनेशन भी सरल नहीं थी। ठीक है, जब आपने पढ़ा नहीं था, जब आपने पढ़ लिया है तो सब सरल हो गया है। क्लियर है? तो जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O है। क्यों ये यौगिक है, क्यों ये कंपाउंड है? क्योंकि ये 2 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु से मिलकर हमें जल की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में लगभग 70% वाटर होता है। 65 to 70% हमारे बॉडी में पानी पाया जाता है हमारे शरीर में। इसलिए हमें कम से कम दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। 8 ग्लास पानी, 2 लीटर पानी हमें हमारे शरीर में जरूर पीना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड में पानी है, हमारे मस्तिष्क में पानी है, हमारे हृदय को भी जरूरत है पानी की, हमारे ब्रेन को जरूरत है पानी की, हमारी बॉडी को फ्लूइड की जरूरत है। ठीक है, हमारे ब्लड में पानी है, हमारे प्लाज्मा में 90% वाटर है। तो हमारे शरीर में ये क्वेश्चन हर बार ही पूछा गया है, मेरे ख्याल से मैंने लगभग देखा है बहुत बार PYQ पूछा गया है कि शरीर में जल की मात्रा, तो 65 से 70% आपके शरीर की मात्रा जल में शरीर की जरूरत होती है। जल एक यौगिक है जो कि 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब कहाँ कहाँ से जल की हमें प्राप्ति होती है? सोर्सेस क्या क्या है, साधन क्या क्या है जहां से हमें जल प्राप्त होता है? तो वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है, रिवर नदियों से, पॉन्ड तालाबों से, ओशियन समुद्र से, लेक से, आपके झरनों से, हैंड पंप से, कुओं से, टैप वाटर से, आपको इन सब जगहों से, टंकियों से, ये सब आपके क्या है? जल के स्रोत हैं, जल के साधन है जहां से आपको जल की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे शुद्ध जल आपके वर्षा का जल होता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। और इसलिए होता है वर्षा का शुद्ध जल शुद्ध, क्योंकि जो आप वो प्रोसेस पढ़ते हो संवहन की, कि धूप की किरणें पड़ी, पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है। जब पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है तो सारी अशुद्धियां नीचे रह जाती हैं, और फिर वही पानी जो है आपके बरस जाता है। तो वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है, लेकिन हालांकि ये पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के साधन। वाटर आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? आगे देखिए, यूजेस क्या है वाटर के। हमारे डेली जीवन में हम किस किस चीज के लिए पानी का प्रयोग करते हैं? तो भाई बागवानी के लिए करते हैं, बर्तन धोने के लिए करते हैं, हम केवल हम लोग की बात हो रही है। पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, बर्तन धोने के लिए करते हैं, टॉयलेट्स में जाने के लिए करते हैं। हम डेली अपने पता नहीं कितने लीटर पानी का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? नेक्स्ट देखिए, वाटर बॉर्न डिजीज। अब जल प्रदूषित होता है। जल क्यों प्रदूषित होता है? जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये सब आपसे पूछा जाता है, घुलित और अघुलित। जो जल में घुल जाए वो घुलित अशुद्धि, जो जल में घुले नहीं, ऊपर तैरती रहे या नीचे बैठ जाए, वो अघुलित अशुद्धियां होती हैं। 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं ना, और 2 प्रकार की कठोरता भी पाई जाती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। ये सारी हम बातें कर चुके हैं प्रीवियस भी। परमानेंट हार्डनेस आपके जो है, हार्डनेस जो है वो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायसल्फेट घुले होने के कारण होती है, जबकि जो आपके टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। यही तो है ना, आई थिंक अस्थायी और स्थायी जो होती है आपके कठोरता, जल कठोर होता है। अस्थायी कठोरता को आप चूना मिला करके अलग कर सकते हैं। ये सब मैं बात करूंगी आपसे क्वेश्चन आंसर्स में, जब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी तब वहां पे हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल जल प्रदूषण है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे हम आ गए हैं, जहां से प्रश्न आपके बनेगा ही बनेगा और बनता भी है कि जल से होने वाली बीमारियां बताइए। हैजा, टाइफॉइड, डिसेंट्री और डायरिया, इसके अलावा पीलिया, ये सब आपके जल से होने वाली बीमारियां हैं। इसके कॉजेटिव एजेंट भी आपको पता होने चाहिए। हैजा, जिसको आप कॉलरा बोलते हैं, विब्रियो कॉलरा से होता है। टाइफॉइड, जिसे आप क्या क्या बोलते हैं, मियादी बुखार, मोती झरा के नाम से भी जानते हैं, ये आपके साल्मोनेला टाइफी से होता है। पेचिश, डिसेंट्री, ये आपके जो है जीवाणु से, आपके इससे आंतों में ये उससे होता है आपके पेचिश जो होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, और ये आंतों में आपके एंडा अमीबा हिस्टोलिका जो आपके प्रोटोजोआ है उससे होता है पेचिश बीमारी, डिसेंट्री जिसे बोलते हैं। इसके अलावा आपके डायरिया होता है, बच्चों में आपने पढ़ा है। और क्या होता है आपके जो है पीलिया, जिसको आप हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ये भी आपके जल से होने वाली बीमारी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? तो ये आपके पूछा जाता है। और
हैजा जल और भोजन, टाइफाइड भी जल और भोजन दोनों से होने वाली बीमारी है। लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ था, हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आप इसको जल से होने वाली बीमारी में लेंगे। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी भोजन से होने वाली बीमारी है और हैजा ऑप्शन में है तो हैजा लगाना, ठीक है, या टाइफाइड ऑप्शन में है तो टाइफाइड लगाना। आप अपना कॉमन सेंस ध्यान से यूज करके आपकी आंसर करना, आपकी गलत मत करना, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने कई बार डिटेल्ड डिस्कशन कर चुकी हूं मैं। चलो आगे देखते हैं। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कुछ विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं? आपके भौतिक विधि होती है, आपके इसके अलावा यांत्रिक विधि होती है और आपके रासायनिक विधियां होती हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप जल को स्वस्थ रख सकते हैं। सभी ने पढ़ी हुई हैं ये विधियां, पढ़ी है ना? चलिए देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, आपके अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधि में एक प्रोसेस आती है आपके घड़ौची विधि और एक आपकी आती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जिसे आप आसुत जल बोलते हैं, आसुत जल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके क्या दिया हुआ है, डिस्टिलेशन की हम बात करें, आसुत जल की बात करें तो आपको पता ही है, आसवन विधि से जो जल आपको प्राप्त होता है उसको हम आसुत जल बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके जो है पानी को भाप की फॉर्म में जो है आपके क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, भाप की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और ये जो जल है ये आपके किस में यूज किया जाता है, दवाइयों बनाने में यूज किया जाता है। और वहीं हम उसकी भौतिक विधि की बात करें तो उसमें आपके घड़ौची विधि आ जाती है। आई थिंक भौतिक विधि में ही आएगी ना ये। आपके फिलहाल 3 तरीके की विधियां होती हैं जल को शुद्ध करने की, भौतिक विधि, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। रासायनिक विधि जिसमें आप किसी रसायन का यूज कर रहे हैं, जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर रहे हैं, क्लोरीन का यूज कर रहे हैं, ये लाल दवा भी होती है आपके, पोटेशियम परमैंगनेट को ही बोलते हैं लाल दवा। तो इन सब चीजों का अगर आप प्रयोग, क्लोरीन है, फिटकरी है, इन सब का प्रयोग करके आप कर रहे हैं, जल को शुद्ध कर रहे हैं, तो वो रासायनिक विधि के अंतर्गत आ गया, ठीक है। भौतिक विधि में आप जल को उबाल रहे हैं, उबाल करके जो है आप जल को शुद्ध कर रहे हैं, तो ये भौतिक विधि में आ जाता है आपके। इसके अलावा आप जो है फिल्टर कर रहे हैं वाटर को, या आप ये घड़ौची विधि के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, और यांत्रिक विधि में आपके आ जाएगा यही आसुत जल, आपके यांत्रिक विधि में आ जाएगा, ठीक है। जल शुद्ध करने का फिल्टर में आप घड़ौची विधि की बात करें तो इस तरीके से अशुद्ध जल जो है 4 घड़े होते हैं, एक घड़े में आपके अशुद्ध जल होता है और ये आपके लकड़ी का कोयला डाल देते हैं, फिर इससे जो है पानी प्योर होता है, गंदगी सारी रुक जाती है यहाँ पर। फिर रेत या बालू होती है, रेत या बालू से पानी आपका रिसता हुआ शुद्ध जल आपको प्राप्त हो जाता है। ये बहुत पहले किया जाता था, हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी तो आपके बहुत अलग अलग तरीके आ गए हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के। क्लियर है स्टूडेंट? किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? जल के शुद्धिकरण में भौतिक विधि में ही आपके आसवन विधि भी आती है, आसवन विधि आपके भौतिक विधि में ही आती है, ठीक है। जल को शुद्ध करने की विधि में जो ये भौतिक आसवन विधि है ये भी आपके भौतिक विधि में ही आती है। इसके अलावा आपके यांत्रिक विधि में आता है ये घड़ौची विधि, ओके, ये यांत्रिक विधि में आ जाएगा घड़ौची विधि, ठीक है। घरेलू फिल्टर जिसे आप बोल सकते हैं, 4 घड़ा विधि भी बोलते हैं इसको। और बहुत बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो है आपके जल को शुद्ध किया जाता है, उसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, जिससे हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, बस हम उसकी बात करेंगे। क्लियर हो गया? जल को शुद्ध करने की आपके 3 विधि है। यांत्रिक विधि में आपके फिल्टर भी आता है जिसे आप डोमेस्टिक फिल्टर बोलते हैं, और इसके अलावा आपके ये भी आ सकता है, 4 घड़ा विधि भी आ सकता है। और डिस्टिलेशन जो अशुद्ध विधि है आपके, ये इसमें आता है, आपके भौतिक विधि में आता है। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखना, ये जो आपकी ये बुक्स हैं 9 to 12 की SCERT की, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में एक बार देख लेना। बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो और इसके बारे में देख लेंगे, हालांकि मैं देख रही हूँ तो यही दिया हुआ है। और रासायनिक साधन में तो आपके कॉपर सल्फेट, क्लोरीन, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब जो है आपके ये रासायनिक विधि में आ जाते हैं कि आप रसायन का यूज करके जल को शुद्ध कर रहे हैं। और जब कभी भी आप आसवन विधि से जल को शुद्ध कर रहे हैं तो वो आसुत जल है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें आपको पढ़ना पड़े बहुत ज्यादा। शुद्ध और अशुद्ध जल में क्या अंतर होता है? तो शुद्ध जल हमेशा स्वादहीन, रंगहीन और पारदर्शी होता है, आपके कलरलेस, ओडरलेस होता है आपके, ठीक है, टेस्टलेस होता है।
शुद्ध जल आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। शुद्ध जल के साथ साबुन रगड़ने से झाग ज्यादा देता है। शुद्ध जल पीने के लिए लाभदायक होता है। वहीं अशुद्ध जल जो है वो आपके गंदा होता है, रंगीन हो सकता है। रंगीन मतलब उसमें आप घुली हुई है गंदगी, तो वो आपको अलग कलर का दिखेगा। अशुद्ध जल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अशुद्ध जल में आपके साबुन में झाग भी नहीं बनता। अशुद्ध जल पीने के लिए हानिकारक है। और अशुद्ध जल से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? हैजा हो जाता है, टाइफाइड होता है, पेचिश होता है, आपके अतिसार होता है, और आपके ये पीलिया हो जाता है। ये सब आपके अशुद्ध जल से होने वाली बीमारियां हैं। जल को शुद्ध करने की 3 विधि हैं: भौतिक विधि, यांत्रिक विधि और आपके रासायनिक विधि। भौतिक विधि में आपके आसवन विधि भी आ जाता है। यांत्रिक विधि में आपके फिल्टर मेथड आ जाता है, जब भी आप फिल्टर कर रहे हो वाटर को, ठीक है, यंत्रों का प्रयोग करके या किसी भी तरीके से। और जब आप भौतिक विधि में आपके उबालना भी आ जाता है। नॉर्मल आप पानी को उबाल रहे हो, वाटर को उबाल करके पी रहे हो ठंडा करके, वो भी भौतिक विधि में आ जाएगा। इसके अलावा रसायन में आपके जितने भी आप रसायन यूज कर रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट है, लाल दवा है, क्लोरीन है, ये सब का यूज करके आप जल को शुद्ध कर रहे हो, ये भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। वायु का प्रदूषित होना, ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जैसे जंगल में आग लग जा रही है, वायु प्रदूषित हो रही है। कारखाने, चिमनी से निकलने वाला धुआं। इसके अलावा जंगल है ही नहीं, कौन शुद्ध करेगा वायु को? कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं, है ना, पेड़ पौधे लेते हैं, और हमें वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है आराम से, और आपके स्मोकिंग कर रहे हैं आप। इसके अलावा कहीं आग लग जाए, ठीक है, या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सब आपके एयर पॉल्यूशन के क्या है? कारण है, कॉजेज हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर होती है। एयर क्या है आपके? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। ध्यान रखेंगे, जल यौगिक है, वायु मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन की, तो यहां से आपके प्रश्न बनता है कि 78% आपकी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। 21% आपकी क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। और अदर 1% में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस पाई जाती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 0.003% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है आपके? 0.003% आपके कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये सब आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ, तो वायु का संगठन, वायु क्या है? आपके गैसों का मिश्रण है। जल क्या है? वो कंपाउंड है, वो 2 तत्वों से मिलकर बना है, और ये भिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना है। 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और हम ऑक्सीजन को लेते हैं। समझ में आ रहा है? 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं और 14% ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते हैं। ये सब हम बात करेंगे जब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, हालांकि मैंने सब पढ़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं आप वायु का संगठन, मतलब वायु किन किन गैसों का मिश्रण है? तो नाइट्रोजन का है मेन परसेंट, तो उसमें नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर अदर गैसेज हैं जिसमें आपके हीलियम आती है, अमोनिया आती है, बहुत सारी गैसेज आती हैं, जलवाष्प भी आता है। इन सब की बात हम करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन आपके जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करती है। ऑक्सीजन बहुत तेज होती है, आपके आग लगाने में हेल्पफुल होती है। कहीं पर भी आग लगनी है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही लगती है। लेकिन हमारे को ऑक्सीजन जरूरत है, क्यों? क्योंकि हम सांस लेते हैं, हमारे ब्लड में वो घुलती है ऑक्सीजन, इसलिए। लेकिन नाइट्रोजन क्या करती है? बैलेंस बनाती है। वो अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन सबको जला करके भस्म कर देगी, इसलिए नाइट्रोजन का परसेंटेज आपके सबसे ज्यादा होता है। आप सबको पता है ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है हमें। हम कौन सी वायु लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सी वायु निष्कासित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी वायु छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? ये कंपोजिशन ऑफ एयर हो गया। सब आपको पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आपको पहली बार पढ़ानी है। सबको समझ में आ रहा है। शुद्ध वायु का महत्व क्यों है? क्योंकि शुद्ध वायु में ऑक्सीजन होती है और हमें ऑक्सीजन जरूरी है। हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब वायु कैसे अशुद्ध होती है तो आपको पता ही है, हमने बात कर ही ली है। आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए, पेड़ पौधे ही नहीं है, इन सब कारणों से आपके वायु अशुद्ध होती है।
अशुद्ध वायु से आपके रोग कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी सब बताएंगे। अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता ही है। तो सबसे पहला नाम आप लेंगे टीबी का, तपेदिक का, जिसे आप तपेदिक, यक्ष्मा, मृत्यु का कप्तान, क्षय रोग, काकल, इन सब नामों से जानते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली ये बीमारी है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अगर आपसे पूछा जाए तपेदिक किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। अगर आपसे पूछे किस वजह से होता है, तो वायु के प्रदूषित होने से होता है तपेदिक, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरिया का अगर नाम पूछ ले आपसे, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपके तपेदिक होता है। इसके अलावा वायु से आपके कौन कौन सी रोग होते हैं, तो वायु से आपके चेचक होता है, वायु से आपके खसरा होता है, वायु से आपके काली खांसी होती है, आपके जो है डिप्थीरिया होता है। ये सब आपके जो है वायु से होने वाले रोग है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सांस लेने में समस्या है, फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, ये सब आपके वायु से, अशुद्ध वायु से होने वाले रोग है। नॉट वायु से, अशुद्ध वायु से, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड एयर से होने वाले डिजीजेस हैं। यहां से प्रश्न आपके बनेगा, ये सब आपको मैंने क्लियर करा दिया। हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट, एक अलग डिटेल्ड वीडियो मैंने दिया है जल और वायु से होने वाले रोग। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ रोग आपके संचारी होते हैं, कुछ गैर संचारी होते हैं। संचारी मतलब आपके जो क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। और गैर संचारी जो कम्युनिकेबल नहीं होती हैं डिजीजेस, बल्कि किसी व्यक्ति के अंदर स्वयं होती हैं। इसकी बात भी मैं डिटेल वीडियो में कर चुकी हूँ। संचारी जो एक रोग व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उस रोग को हम संचारी या संक्रामक रोग भी बोलते हैं। जैसे मलेरिया, मलेरिया किसी एक को नहीं होता है, मलेरिया तो पूरी पूरी कम्युनिटी को भी हो जाता है, क्योंकि भाई मच्छर जो है वो गंदे वाटर में पनप रहे हैं, जहां भी वाटर इकट्ठा हो गया है वहां मच्छर आपके पैदा हो जाते हैं मलेरिया के। और फिर मलेरिया होता है, डेंगू होता है ना, HIV है, चिकन पॉक्स है, खसरा है, ये सब आपकी बीमारियां क्या होती हैं, तपेदिक है, टीबी है, ये सब आपके जो है बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती हैं, इसलिए इन्हें हम संचारित, संक्रामक, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और वहीं आपके हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, डायबिटीज है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कैंसर है, ये सब संचारित नहीं होती, ठीक है। ये व्यक्ति के स्वयं के, उसकी इम्यूनिटी वीक होने के कारण उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है, इसलिए इन्हें हम गैर संचारी या असंक्रामक रोग बोलते हैं। क्लियर है। संचारी और गैर संचारी रोग में आप डिफरेंस देखेंगे। संचारी रोग हमेशा, संचारी रोग के पीछे कोई ना कोई पैथोजेंस होता है, कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो फंगल डिजीज हो, कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। अब टीबी का मरीज है, वो छींक दे, वो खांस दे, कोरोना है, लोग सब क्यों बच रहे थे, क्योंकि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो रहा था, ठीक है। जबकि असंक्रामक रोग आपकी पोषक तत्वों की कमी के कारण की वजह से होते हैं, या आपके शरीर के किसी सिस्टम के काम न कर पाने के कारण होते हैं, या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपके हार्मोन सही से आपके शरीर के काम नहीं कर रहे, तो आपको कोई भी रोग हो सकता है। उसे हम गैर संचारी, असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। क्लियर। ये रोग आपके वायु से, जल से, भोजन से, कीट से, शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। कौन से? संचारी रोग। या तो आप किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैल रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए डायरेक्ट आपको किसी मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, या आप किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के संक्रमण में आ गए जिसको कोरोना है, तो आपके कोरोना होने की चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है। सीधे संपर्क होता है आपके संचारी रोग में, ये डायरेक्ट आपके ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे से कंटामिनेट हो सकते हैं। और जैसे एड्स भी होता है, एड्स भी, अगर कोई एड्स पर्सन है और उसके साथ कोई व्यक्ति की सिरिंज लग जाए, ठीक है, उसको लगा सुई और वही सुई आपको लग जाए, तो ये भी दिक्कत कर सकता है। या तो आप समझते हैं उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाना, सिफिलिस है, एड्स है, ये सब आपके संचारी रोग में आते हैं। वहीं आपके इन असंक्रामक की बात करें, इनका प्रसारण नहीं होता है, ये रोग व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति तक फैलते नहीं हैं। जैसे आपके मैरस्मस हो गया, क्वाशिरकोर हो गया, ये ऐसा रोग नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। या डायबिटीज हो गया, हार्ट की डिजीज हो गई, ये सब किसी व्यक्ति में अपने पर्टिकुलर होते हैं, इसलिए हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बोलते हैं। ये टॉपिक भी मैंने डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है, एक एक बीमारी को समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैराथन में इतना सब कुछ मैं क्यों बताऊं, है ना, सब बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं आपको पता भी है, कोई नई बात तो हम पढ़ नहीं रहे। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है, तो फटाफट से सब जो है बहुत तेजी के साथ इसको मेरे साथ रिवाइज करेंगे।
कॉलरा, डायरिया, निमोनिया, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, प्लेग, लेप्रोसी, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, ये सब आपके जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं। टाइफाइड, टिटनस, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, बोटुलिज्म, निमोनिया, हैजा, प्लेग, काली खांसी और ट्यूबरक्लोसिस, ये सब आपके बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट आपके जीवाणु होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वायरस से होने वाली बीमारी, तो वायरस से आपके जुकाम होता है। जुकाम, जो आपको खांसी छींक वगैरह आती है, जुकाम होना वो वायरस से होता है। इसके अलावा एड्स का कारण वायरस है, डेंगू का कारण वायरस है, चेचक का हर बार पूछा जाता है वेरियोला वायरस, ठीक है। छोटी माता का वायरस है, खसरा का वायरस है, खसरा, मीजल्स जिसे बोलते हैं आप, मम्स का गलसुआ होता है, आपकी ग्लैंड सूख जाती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, वायरस है। इन्फ्लुएंजा का वायरस है, रेबीज का वायरस है, हर्पीज का वायरस कारण होता है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ये सब बीमारी आपके सिलेबस में है। 9 to 12 की बुक उठा के देखना, माध्यमिक शिक्षा परिषद की, स्वास्थ्य को वहां से अच्छे से पढ़ना, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। किसकी वजह से फैलती हैं ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। चेचक का तो कितनी बार पूछा गया है, वेरियोला वायरस उसका कारण होता है, ठीक है। कुछ बीमारियां आपके प्रोटोजोआ से फैलती हैं, मतलब परजीवी प्रोटोजोअल जो होते हैं इसके वो एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपके मलेरिया आपके मादा एनीफिलीज से फैलता है, ये बात ध्यान रखना, मादा एनीफिलीज से फैलता है मलेरिया, ठीक है। और जबकि एडिस मच्छर से आपके फैलता है डेंगू। कोई बच्चा कह रहा था मैम सेम पढ़ा है हमने, जी नहीं, गलत पढ़ा है आपने। और इस टॉपिक को तो मैंने इतनी बार अपने चैनल पर पढ़ाया है कि मैं बता नहीं सकती। विभिन्न बीमारियां को तो मैंने कई बार अपने चैनल पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं। नींद की बीमारी है, पेचिश है, काला आजार है, ठीक है, पायरिया है, ये सब आपके प्रोटोजोअल डिजीज हैं। कुछ बीमारियां आपके फंगल की वजह से होती हैं, कवक की वजह से, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब आपके फंगल डिजीज कहलाती हैं, कवक जनित रोग कहलाते हैं। दमा हो गया, एथलीट फूट हो गया, खाज हो गया, गंजापन है, खुजली है, स्किन में रैशेज हो जाना, ये सब फंगल डिजीजेज होते हैं। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा अक्सर लोगों में दांत, खाज, खुजली की समस्या हो जाती है, गर्मी में हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी, पसीना आने की वजह से दांत, खाज, खुजली की समस्या हो जाती है। ये फंगल डिजीज होती हैं, कवक से होने वाली बीमारियां होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतना क्लियर है। अब पर्यावरण की देखभाल हम कैसे करेंगे, तो हम जो भी चीज है ऐसे चीजों का यूज करेंगे जो रिड्यूस हो सके, रिसाइकिल हो सके और रीयूज हो सके। हमेशा हमें पर्यावरण में ऐसी ही चीजों का यूज करना चाहिए, ऐसी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल नहीं हो सकते। तो पर्यावरण को हमें स्वच्छ रखना है तो हमेशा हमें पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें डिस्पोजल को नहीं यूज करना चाहिए, हमें प्लास्टिक का नहीं यूज करना चाहिए। बिक भी रही है तब भी हम मना करें, खुद जागरूक व्यक्ति बनके कि भैया हमें प्लास्टिक में सामान मत दो, हमें कागज के थैले में, कपड़े के थैले में सामान दो, ठीक है। हम देखभाल कर सकते हैं। कैसे हम इन्वायरमेंट में आपके सस्टेनेबिलिटी लाएं, कैसे हम इन्वायरमेंट को सस्टेन करें, सतत विकास में हम कैसे सहयोग दें, तो कैसे सहयोग दे सकते हैं हम, प्लांट लगा करके, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगा करके, पेपर को सेव कर सके, मतलब ट्री को कटने ना दें पेपर के लिए, आप पेपर को ज्यादा वेस्ट मत करो, ठीक है। इसीलिए मैं पीडीएफ बना के तुम्हें दे रही हूँ ताकि मोबाइल में ही पढ़ लो, इतना कुछ लिख के भी दे रही हूँ ताकि ज्यादा बस एक जगह एक कॉपी पे नोट करो, ज्यादा पेपर को वेस्ट मत करो। पेपर कटिंग को रोके हम, प्लांट कटिंग को रोके हम, एनर्जी को कंजर्व करें, बिजली को बेकार में मत ज्यादा बर्बाद करो क्योंकि बिजली के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बिजली बनाने के लिए, आप सबको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, अर्थात सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें क्योंकि ये हमारे पास बहुत मात्रा में है। वाटर को कंजर्व करें, वेस्ट का मैनेजमेंट करें। वेस्ट मैनेजमेंट वही बात है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। ग्रीन डस्टबिन का यूज करें और आपके ब्लू कलर के डस्टबिन का यूज करें। आपके हॉस्पिटल्स में रेड कलर के डस्टबिन का भी यूज करते हैं, मतलब कूड़ा कूड़ेदान में डालें, गीला कूड़ा अलग डालें और सूखा कूड़ा अलग डालें। कहोगे मैम ये कूड़े की बात क्यों बता रही है मैम, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, पूछा जाता है आपसे कि कूड़े का निस्तारण कैसे करें। तो खाद बना दें, उसे गड्ढे में गाड़ दें, खुले में ना डालें, प्लास्टिक का यूज ना करें। इन सब का यूज ना करके हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हम ला सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए हर वर्ष
5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस को आपको एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन आपको जरूर एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, है ना। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर, ठीक है। इसके अलावा नहीं, सॉरी, 19 नवंबर। और शायद पीलिया दिवस है, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक बार इसको देखना, विश्व पोलियो दिवस, ठीक है, विश्व पोलियो दिवस आप देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे विश्व जो है आपके पर्यावरण दिवस तो है ही 5 जून, और विश्व पोलियो दिवस के बारे में आप पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे विश्व शौचालय दिवस के बारे में। ये सब आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में बनता भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। विश्व शौचालय दिवस आपके 19 नवंबर को है, विश्व पोलियो दिवस आपके 24 अक्टूबर को है, और ये आपके सिलेबस में है, 9 to 12 की बुक्स में है, और माध्यमिक शिक्षा परिषद में आपसे पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम में भी आने के 100% चांसेस हैं। यस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, और विश्व पोलियो दिवस है आपके 24 अक्टूबर, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। और ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, बने हुए क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के। इसके अलावा विश्व खाद्य दिवस है 16 अक्टूबर, तो और आपके ओजोन दिवस पूछा जा सकता है आपसे, तो इन सब को आपको याद करना पड़ेगा। पृथ्वी दिवस तो मेरे ख्याल से कभी पूछा नहीं गया 22 अप्रैल, लेकिन याद रखना, पृथ्वी दिवस है भी नहीं सिलेबस में, लेकिन याद रखना आप, महत्वपूर्ण दिवस याद रखो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। जैसे पोलियो दिवस, पर्यावरण दिवस और शौचालय दिवस, ये बुक्स में दिया हुआ है, 6th 7th 8th की बुक में है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया है। क्लियर है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है स्टूडेंट, हेल्थ का फर्स्ट यूनिट यहीं पर खत्म होती है, आपकी फर्स्ट मैराथन यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट मैराथन में हम क्या क्या बचा है, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत बचे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा होती क्या है, जिसको आप फर्स्ट एड बोलते हैं, वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एड में किन किन चीजों का हम यूज करते हैं, किस बीमारी के लिए, किस समस्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे टूर्निकेट है, ब्रेड कैडल है, इन सब का प्रयोग क्या होता है। पट्टियों के बारे में पढ़ेंगे बस, और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा यहीं पर। थोड़ा सा छोटा सा ये टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा, तो मुझे तो बहुत मजा आया आप पढ़ाने में। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। और इस टॉपिक में कुछ भी अगर ऐसा लगता है जो आपको टफ लगता हो, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार ये जो वाटर के ये शुद्ध करने वाली विधियां हैं, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लेना, कौन सी भौतिक है। हालांकि मैंने देख के बताया आपको कि भौतिक में आपके क्या क्या दिया है, यांत्रिक में क्या क्या है, और रासायनिक में क्या क्या है, इसको आप एक बार और क्लियर कर लेना। बाकी हम क्वेश्चंस में क्लियर करेंगे जब इसका हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, एंड अपने पर्यावरण को भी भाई सब लोग स्वस्थ रखिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।